नमस्कार। आप देख रहे हैं द मरुद्रा माइक। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सोनिका चौधरी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मेडिकल ही नहीं, सोशल और इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी सपोर्टिव है, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो इस फील्ड को और डीप तरीके से जानने के लिए हमारे साथ हैं एक वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल रेपुटेटेड एक्सपर्ट डॉक्टर निरुपमा शर्मा। डॉक्टर निरुपमा शर्मा हनुमानगढ़ स्थित स्वास्तिक कौशिक हॉस्पिटल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर निरुपमा शर्मा मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत हेलो। बहुत वेलकम। हेलो सोनिका। हेलो मैम, कैसे हो सबसे आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस मरुधरा माइक के इस चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज तुमने यहाँ इनवाइट किया है और मुझसे बातें कर रही हो। यस मैम, ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑनर्ड टू फील, मतलब मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। और मेरे पास ढेरों ऐसे क्वेश्चंस हैं और मेरी ऑडियंस के, जो मुझे पक्का बिलीव है कि उनको आज उनके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और आपने डॉक्टर लाइन चूज़ करी, और यही गायनो की लाइन ही आपने क्यों चूज़ करी मैम? देखो, मैं गायनी और ऑब्स्टेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हुँ, और गायनी ऑब्स लेने का मेरा बहुत, जब से मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था हुँ, तब से मुझे पता नहीं क्यों कोई और सब्जेक्ट अपील ही नहीं किया। ओके, शुरू से यही सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसमें मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। ठीक है। और समहाउ एमबीबीएस के टाइम भी जब मैं गायनी ऑब्स, हमारे फाइनल एमबीबीएस में सब्जेक्ट आया, तो हुँ, मुझे यही एक सब्जेक्ट ऐसा था कि मुझे लगा कि तभी डिसाइड कर लिया था कि इसी में जाना है। ठीक फिर जब है। हमारी लेबर रूम पोस्टिंग्स वगैरह लगती थी तो वहाँ देख के ये और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हुँ, नहीं, इसी में जाना है। तो अच्छा ही हुआ और मुझे इस फील्ड में मैं आज हूँ, मुझे हुँ। बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा मैम, अभी जैसे आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनफर्टिलिटी पे हम बात करते हैं तो आपके पास काफ़ी ऐसे केसेस और आते होंगे, जैसे कपल्स के बीच जो इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो बहुत बढ़ गया है। उस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, इनफर्टिलिटी इतना एक वास्ट, इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हुँ, उसके कॉजेज़ देख सकते हैं। हुँ, बाकी जनरली सबसे जो आजकल कॉमन हम देख रहे हैं, सोशल जो कॉजेज़ हैं, हुँ, सबसे बड़ा कॉज़ तो आजकल हो गया है लेट मैरेजेज़। ठीक है। लेट शादियाँ हो रही हैं आजकल, सभी हुँ, पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर जॉब का रहता है और हुँ, फिर बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कि हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। फिर हुँ, उसके बाद लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा रीज़न है जो इनफर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है। अभी जैसे आपने शादी के बारे में बात की है, तो हुँ, जैसे पहले पेरेंट्स होते थे वो ऐसे शादी 20 से हाँ, कम की उम्र में भी कर देते थे हुँ, बच्चों की शादी। अभी हम देख रहे हैं तो लगभग 30, मोस्टली 30 के बाद ही हो रही है नसीब। हाँ, बिल्कुल, कोई छोटे गाँव में या शहरों हाँ, में देखें तो उसमें तो फिर भी है कि 25 अराउंड लोगों भी बच्चों की शादी कर देते हैं। बिल्कुल। बट ये जो आप बता रही हो, जैसे ऐज का भी इसमें फैक्टर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ठीक है, वो गलत था, जो हुँ, बहुत ही छोटे बच्चों की शादियाँ करते थे। हुँ, लेकिन जो मैक्सिमम फर्टिलिटी जब होती है एक फीमेल की, हुँ, बॉडी की बात करें, हुँ, तो वो 25 इयर्स पे मैक्सिमम, मतलब वो में सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड माना जाता है। ठीक है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, फिर उसके साथ-साथ ओवम की क्वालिटी, जो एग की क्वालिटी है, वो हुँ, भी डिक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है। फिर वो एज बढ़ने के साथ-साथ और भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, कई हुँ, बार हाई बीपी, डायबिटीज़, ये चीज़ें भी ऐड ऑन करती हैं। हुँ, तो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, पढ़ाई भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, बिल्कुल। हुँ। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हम एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकते। सही है तो। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा लाइफ में। सही बात है मैम। हाँ। और जो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ लेडीज़ में ही है या ये जेंट्स में भी नहीं, होती है? नहीं, मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हुँ, इनफर्टिलिटी के लिए। हुँ, बहुत सारे देखो चीज़ें हैं आजकल, मेल इनफर्टिलिटी, हालाँकि ठीक है, फीमेल्स में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। जैसे फीमेल के कारणों की पहले बात कर लेते हैं, हुँ, तो हुँ, फीमेल की इनफर्टिलिटी के कारण जो अपन मेडिकली देखें तो, हुँ। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ जी। ओव्यूलेशन, एग ना बनना, वो हुँ, हुँ। पीसीओडी आजकल इतना कॉमन हो गया है कि बहुत यंग से लेके किसी भी एज की लेडी को पीसीओडी हो रहा है आजकल। ओके। पीसीओडी है, एग सही ना बनना, फिर ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूब्स में इन्फेक्शन की वजह से कई बार ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं। हुँ, और और भी कई कारण हैं। तो फीमेल के तो ये मेल में मेनली क्या है, स्पर्म काउंट कम होना, हुँ, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होना। हुँ। पर हमारी कल्चर ऐसी है ना कि सबसे पहले फीमेल को ही लेके आया जाता है यस, कि वही। बस इसी में ही कमी होगी। बिल्कुल वो ये भी। हमारे पास पहुँच जाते हैं तो फिर हुँ, हम बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट करेंगे, क्योंकि हस्बैंड का एक ही टेस्ट होता है। एक ही होता है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस हो गया, हुँ, नॉर्मल आ गया, तो हुँ, फिर उसके बाद ठीक है, हम फीमेल पे हमें जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि
सालों तक फीमेल को ही दवाई खिलाए जा रहे हैं हाँ और जी। मेल का टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं। एक आपने यहाँ पे बात बोली है कि फीमेल्स को ही बोला जाता है कि इसमें कुछ कमी हाँ, होगी, तो वो हाँ, चीज़ मतलब काफ़ी सालों से ये चीज़ें चल रही है। अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा हाँ। है, तो उसमें ये देखा जाता है कि हाँ, इसमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास बहुत ऐसे केसेज़ आते होंगे, आपसे तो सारे हुँ, शेयर भी हुँ। करते होंगे कि ऐसे-ऐसे चल रहा है हुँ, मैडम। हुँ, हुँ, तो हुँ। कुछ केसेज़ से आपका कुछ डीप कनेक्शन ऐसे फ़ील हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, या आपको इस फ़ील्ड में आप हो, तो आप लेडीज़ के लिए स्पेशली क्या कर सकते हो ऐसी चीज़ें कि उनको ऐसे हो कि नहीं, लेडीज़ का ही नहीं है इसमें, जो जेंट्स हैं वो भी इक्वल वही हमें रिस्पॉन्सिबल हैं? काउंसलिंग ही करनी पड़ती है। कई बार हाँ। ऐसा होता है कि हस्बैंड आता ही नहीं है साथ में, हुँ। लेके ही सास-ससुर आ रहे हैं पेशेंट को। सास-ससुर आ रहे हैं, तो फिर हाँ। उनको बताना पड़ता है कि भई हस्बैंड को भेजो, उसका हुँ, भी टेस्ट होगा, तो वो चीज़ उनको बड़ी देर से समझ आती है। और हुँ। फिर फीमेल का क्या है कि वो ऐसे अपने आप को अंदर ही अंदर अपराधी महसूस करने लग जाती है बिल्कुल, कि हाँ, बस मेरी वज़ह से ही मेरी नहीं हो वज़ह रहा है। से। हुँ, तो वो ये है कि सही काउंसलिंग की इसमें नीड होती है, फिर समझाने से समझ भी जाते हैं, हुँ। क्योंकि क्या है कि चलो साल 2 साल नहीं समझेंगे, लेकिन अगर कॉज़ हस्बैंड में है, कारण हाँ। हस्बैंड में है, अब नहीं तो 2 साल बाद उनको ये बात समझ आनी ही है। बिल्कुल। तो फिर उस फ़ील्ड में वो आगे आते ही आते जैसे हैं। आपको काफ़ी साल हो गए, 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो पिछले 10 सालों की बात करें या अभी जो लास्ट 10 साल आपके गए हैं, तो आपने तो काफ़ी इसमें चेंजेस भी देखे होंगे कि पहले कुछ सोच अलग थी, कुछ अलग हुई है, अब कुछ अलग हुई है इस चीज़ में? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अब देखो पहले कितने-कितने साल हो जाते थे, बस वो मान लेते थे कि बस नहीं होगा इसके तो। हुँ, वो झाड़े और इधर-उधर देवी-देवताओं के चक्कर और वो सब करते थे, लेकिन ठीक है। आजकल बहुत ऐसे टाइमली आने लगे हैं, हुँ, गाँव से भी आने लगे हैं, हुँ। प्रॉपर फ़ॉलो-अप भी करते हैं, जाँचें भी कराते हैं और फिर सबको आजकल नॉलेज भी हो गया ना, सब सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है, आप तो बिल्कुल इससे सही बिलॉन्ग ही बात है। करते हो, आपको तो हाँ, पता ही है। वही है। तो सभी पेशेंट्स को जैसे आईवीएफ, आईयूआई इनके हुँ। बारे में भी आजकल लोगों को गाँव में भी आम सबको नॉलेज है। हाँ, एक तो आपने पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि जो जैसे नहीं होते थे, तो वो जैसे बाहर चले गए या किसी से पूछ लिया, हुँ, मतलब अंधविश्वास की तरफ चलना, तो उसमें हाँ, लेडीज़ को ही काफ़ी कुछ सहना पड़ता था उस चीज़ में। बिल्कुल है ही वो तो हमारा वो हुँ। तो समाज की ये तो एक कमी है ही। चलो, ये हुँ, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हुई है कि हाँ, ये आगे आप इसमें बिल्कुल। लेके जा रहे हो अच्छी चीज़ें। हुँ, और इसमें मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, जैसे लाइफ़स्टाइल या अपना हेल्दी खाना-पीना या जो कुछ हम खा रहे हैं, उसका भी असर पड़ता है बिल्कुल इनफर्टिलिटी पे? पड़ता है देखो लाइफ़स्टाइल का तो है ही अब आजकल क्या है देखो ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, मोटापा क्यों बढ़ हाँ। रहा है? लाइफ़स्टाइल हुँ। पहले गलियों में खेलना, बच्चे कितना आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं, खत्म हो गई सभी है। बच्चे मोबाइल में ही लेके बैठे हाँ। रहते हैं। तो मोबाइल्स वगैरह और फिर वही बैठे-बैठे टीवी देखना, मोबाइल देखना, चिप्स खाना हुँ, और ये जंक फूड और ये खा-खा के फिर वो सब हार्मोनल फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हुँ। और फिर मेल्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे, उससे उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी, मोटिलिटी उस पे भी फ़र्क पड़ जाता है। वो काउंट कम हो जाते हैं उनकी, उसकी जो हीट है लैपटॉप की हुँ, वो स्पर्म काउंट को डिक्रीज़ करती है। ये ठीक भी है। एक इन्फर्टिलिटी में ऐड ऑन करती है चीज़। ओके, ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि फ़ोन हुँ, यूज़ करने से या लैपटॉप यूज़ बिल्कुल। करने से ये कम होती है। अब एक्सरसाइज़ और ये सब तो खत्म ही हो गई। हाँ, हुँ, फैंसी कर लेंगे, जिम में चले जाएँगे, लेकिन हुँ, वो जो अब डे टू डे की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं रही हैं। तो वो बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल का तो बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। जैसे अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, तो इसमें जैसे इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए बहुत ऐसे इलाज भी अवेलेबल होंगे। क्या-क्या है जो आप इस चीज़ को बताते हो लोगों को, या कैसे इसको अच्छे ढंग से इम्प्रूव करते हो? देखो इनफर्टिलिटी में पहले तो यही है कि सबसे पहले जैसे अगर कपल आ रहा है, हुँ, दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट तो पहले इन जनरल एग्ज़ामिनेशन फीमेल का तो हुँ, कर ही लेते हैं कि हुँ, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल। पहले ले लेंगे कि भी कोई पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी तो नहीं है, हुँ, पहले बेसिक कारणों में चले जाते हैं। ठीक है। उसके अपीयरेंस से पता चलता है कि कोई पीसीओडी का एलिमेंट दिख रहा है क्या इसके अंदर, कोई जैसे अनवांटेड फेशियल हेयर तो हाँ, नहीं है या ओबेसिटी मोटापा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, उससे ही थोड़ा आइडिया लगता है कि इसको हार्मोनल कोई इम्बैलेंस होगा या नहीं, फिर वो पेशेंट भी बोलता है कि पीरियड्स रेगुलर हैं, नहीं है। हुँ, फिर क्लिनिकली एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि कोई कई बार बच्चादानी के मुँह के आगे कोई मांस बढ़ा हुआ होता है, पॉलिप बोलते हैं जिसको, ओके। जिसकी वजह से कई बारी कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसका पता ही नहीं चलता है। हुँ, तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। फिर हुँ, बेसिक टेस्ट हैं, जैसे थायराइड एक बहुत बड़ा रीज़न है। हुँ, 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 फर्स्ट विज़िट में हम वो कर लेते हैं। ठीक है। हस्बैंड साथ में हो तो कहना ही क्या, फिर तो हम हुँ, पहले हस्बैंड का टेस्ट पहले सबसे पहले हस्बैंड का। कराएँगे ही। हाँ, हस्बैंड रूल आउट हो गया तो फिर हुँ, हम उसको बोलेंगे अब भैया चाहे तुम आओ ना आओ, अब हाँ, हम इसके कर लेंगे। हस्बैंड के अगर स टेस्ट नॉर्मल आ गया तो। ठीक फिर है। उसकी वाइफ़ के फिर टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओव्यूलेशन के लिए देख लेते हैं कि देखते उसको हो। एग सही बन रहा है कि नहीं बन हुँ, रहा है। हुँ, वो रूल आउट हो गया, फिर कंसीव नहीं हो रही, फिर हम उसको डेज़ बताते हैं कि इन हुँ, दिनों में अब आप कॉन्टैक्ट में रहिए, ये डेज़ ही हैं कंसीव करने के। अच्छा, उसके बावजूद नहीं होगा 1-2 साइकिल के बाद में तो हम फिर ट्यूब टेस्ट के लिए जा सकते हैं कि कहीं ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, अभी एग सही बन गया, सब कुछ ठीक है, ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं कर रहा है पेशेंट तो कोई अगला स्टेप देखो। फिर ठीक हम है। ट्यूब टेस्ट पे जाते हैं कि ट्यूब्स में कोई रुकावट तो नहीं है। ओके। फिर वो अगर नॉर्मल है तो फिर उसके बाद थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, उनको डेज़ हुँ, वगैरह फिर बि समझाते हैं, थोड़ा टाइम ओके। वेट कर लेते हैं।
नॉर्मल मेथड से नहीं हो पाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि आईयूआई के लिए जाते हैं। आईयूआई और आईयूआई और जैसे आईवीएफ के बारे में बहुत सुन रहे हैं, मतलब गांव के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब इन आईवीएफ को वो एक्चुअली जानते ही नहीं है कि क्या चीज़ होती है। तो आप थोड़ा ये चीज़ एक्सप्लेन करिए कि आईवीएफ और आईयूआई क्या चीज़ होती है और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? देखो आईयूआई तो है इन यूट्रो इंसेमिनेशन। ओके। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसके लिए आईयूआई की पहली शर्त क्या है कि ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। ओके। इसके लिए जिस पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक हैं उसमें आईयूआई को फ़ायदा नहीं है। मतलब आईयूआई की नेचुरल टाइप की प्रोसेस है। नेचुरल, बस ओके। इसमें करना क्या है कि जो स्पर्म्स का जो चलने का एरिया है वो थोड़ा कम करना है हमें। ओके। मतलब पेशेंट की ट्यूब्स खुली हैं, उसको एग ठीक बन रहा है, ओके। तब हम ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें 2 तरीके हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल है, तो हस्बैंड के सीमन से ही होगा वो। ओके। लेकिन कभी-कभी हस्बैंड का काउंट नहीं है, नहीं स्पर्म होता। काउंट बहुत ही नील मान लो, अगर नील ही है, जैसे एब्सेंट ही है स्पर्म्स, तो उसमें डोनर सीमन से भी किया जा सकता है। ओके, पर डोनर उसके लिए बहुत रूल रेगुलेशन है, हाँ। प्रॉपर कंसेंटिंग बहुत कुछ होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो डोनर सीमन से भी आईयूआई हो सकता है और हस्बैंड के सीमन से भी हो सकता है। तो अभी मैं हस्बैंड के सीमन की बात करती हूँ। अगर हस्बैंड का काउंट नॉर्मल है, पेशेंट की ट्यूब्स खुली हुई हैं, एग उसको सही बना है, तो पहले हम स्कैन करके उसका ओव्यूलेशन डे देख लेते हैं ठीक कि है। जब अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि अब उसको एग सही बन गए बन हैं, गए। तब उसको एग रप्चर करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। और उसके बाद 24 टू 36 आवर्स के बाद में जब ओव्यूलेशन दिखता है कि हाँ अब उसको एग रप्चर ऑलमोस्ट हो गया है, तब वो सीमन इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें जैसे एक पतला एक कैथेटर टाइप चीज़ होती है, उसको सीधा बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ओके। और वहाँ हस्बैंड का सीमन लेके उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और उसमें जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट करके वो इंजेक्शन से बच्चादानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। ओके। और फिर वो आगे अपने आप ट्रैवर्स करके ट्यूब के थ्रू और एग तक पहुँचेगा। ओके। इसी आईवीएफ में क्या होगा कि आईवीएफ में बाहर ही बनाया जाएगा, जो एग और स्पर्म है उसको बाहर ही फर्टिलाइज़ किया जाएगा। वो जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइज़ हो गया, फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है अंदर। ओके, तो इसका अलग उसके लिए प्रोसेस है। ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आईवीएफ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। ओके, ये है। तो ये कंडीशंस वाइज़ चूज़ किया जाता है कि कौन-सी कंडीशन में हाँ, मतलब कौन-सा आईवीएफ मेथड। में हमें ट्यूब्स की नीड ही नहीं है ना। ओके। उसमें को हमें एग तो हमने बाहर पहले ले लिया, हुँ, हुँ। स्पर्म है ही, तो दोनों को बाहर मिला के एम्ब्रियो बनाया और फिर डायरेक्ट बच्चादानी में छोड़ा। हुँ, क्योंकि अब का ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस हो गई है, तो काफ़ी लोगों से जो गाँव के बेसिक जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तो वो ये बोलते हैं कि अच्छा, जैसे बागड़ी भाषा में बोलते हैं कि अच्छा भी है तो टिक्को लगा दियो, टिक्को हाँ, गोयो एटा पर। हाँ, तो ये मतलब उनको बताना या उनको नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हाँ। चीज़ें मतलब आप एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को कि ये कैसे सही है, एथिकली कैसे रॉन्ग और राइट इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिए। वही है ना कि अब देखो आईयूआई और आईवीएफ की कॉस्ट में बहुत फ़र्क है। हुँ। आईयूआई कहाँ कुछ हज़ारों में हो जाता है, ओके। मतलब विदिन 10,000 हो जाता है ओके। और आईवीएफ को 1.5 लाख, 2 लाख 2 लाख ऐसे लगते हैं। हाई अच्छा, कॉस्ट। 100% गारंटी दोनों ही नहीं देते। ठीक है। आईवीएफ की भी सक्सेस रेट 30% ही बोलते हैं। ओके, ये नहीं ये है है। कि आईवीएफ मतलब आपने लाखों रुपए लगा दिए लगा तो अब दिए आप तो 100% श्योर हो श्योर सकते हो। होगा, ठीक है, मतलब कोई वो हाँ, इसमें आपको श्योरिटी नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आईवीएफ में ये बेनिफिट है कि अगर जैसे एग्स भी नहीं काम, कईयों की एग्स ही नहीं बन रहे होते हैं प्रॉपर, या एग रप्चर नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, या कभी-कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरीज़ टाइम से पहले काम करना बंद कर देती हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं उसको। तो अगर वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो चुका है, एग है ही नहीं, तो उसमें डोनर एग भी लिए जा सकते हैं। ओके। लेकिन आईयूआई के लिए आपका एग भी बनना चाहिए, आपकी ट्यूब भी खुली होनी चाहिए। तो ये लेकिन है। आईवीएफ में ना तो एग बन रहे हों, ना ट्यूब खुली है, ट्यूब खुली है। और इवन हस्बैंड के भी स्पर्म्स नहीं है, सब कुछ डोनर हो सकता है। सब कुछ मतलब हाँ, वो आईयूआई में ये है कि डोनर सीमन तो ले सकते हो, लेकिन हुँ, एग आपका ही होना चाहिए, आएगा। ट्यूब आपकी खुली होनी चाहिए। ओके, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हम ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में भी सुनते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है और इसमें कोई रिस्क भी होता है या पेन कैसे मतलब नहीं, कैसे नहीं, होती है ये? देखो पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ठीक है। लैप्रोस्कोपी प्रोसेस ही अंडर एनेस्थीसिया होती है, ओके। बेहोश करके ही किया जाता है। हुँ, लेकिन रिस्क तो देखो हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है, कुछ भी हुँ, प्रोसीजर ले लो आप, छोटी से छोटी भी ले लो, हुँ, तो रिस्क तो रहता ही है। लेकिन ओके। हाँ, ये है कि आजकल हर जिस लोगों के पास देखो समय की कमी है, सब ये चाहते हैं कि मिनिमम स्कार हो, छोटा-सा टाँका हो, एक टाँके का ऑपरेशन हो, तो बिल्कुल। रिकवरी भी अच्छी होती है, हाँ। पेशेंट जल्दी अपने काम पे आ सकता है। तो कुछ एक सर्जरीज़ ऐसी हैं जिसमें लैप्रोस्कोपी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है और पेशेंट के लिए भी बहुत कन्वीनिएंट रहती है। ठीक है, तो ये सही है मतलब बेसिकली हाँ। इसको हम देसी भाषा में अगर कि समझाना चाहे तो कैसे समझा बस सकते ये है कि हर एक प्रोसेस, कई बार क्या होता है पेशेंट एक वो जैसे भेड़-चाल कर लेते हैं कि भई हैं? सुन लेते हैं कि भई दूरबीन से होता है तो वही सोचते हैं कि हर चीज़ ही दूरबीन से होनी चाहिए। हुँ,
कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़ी-बड़ी रसौलियाँ हैं, उसके लिए अगर आप उसको दूरबीन से पेशेंट को ये है कि नहीं मुझे तो दूरबीन से ही कराना है, तो आप सोचो कि दूरबीन में छोटा-सा कट होता है, उतने से कट से उसकी वो रसौलियाँ निकालने के लिए उसको कितनी इंजरी, कितना लंबा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा हाँ, उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ 2.5-3 घंटे लगेंगे उस प्रोसेस में। तो हुँ, ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि भई वो दूरबीन के लिए ही जाए। तो ओके, उसमें वो छोटे इंसिजन से उसको वो छोटे कट से अगर उसका ओपन प्रोसेस में वो काम कम उसको रिस्क दिए हो सकता है, तो पेशेंट को इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। ओके। पर आजकल हो जाता है ना सुना-सुनाया कि उसका दूरबीन से हुआ, तो मेरा हाँ, क्यों नहीं हो मेरा क्यों सकता? नहीं हो सकता? सही बात है। और अभी जैसे आपने बताया कि इनफर्टिलिटी पे अपन बात कर रहे थे, तो जैसे पेशेंट्स जो कपल आपके पास आते हैं जो, तो उन्होंने कभी आपको ये खुल के बताया कि जैसे हमारे बच्चा नहीं हो रहा है या हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सोसाइटी या आस-पास के लोगों से क्या-क्या सुनने को मिल रहा है? और आपने उनको किस तरह से काउंसल किया भी जैसे भी आप उनको समझा सकते हो? तो हुँ। ऐसे कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, देखो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो जिनकी अपने एक कॉमन एक सोसाइटी में है कि हुँ। जैसे पड़ोसन के फलानी के तो बहू तेरे सागे ब्याह ब्या होयो, बिंग तो होना रो गयो, तू कद हाँ, खुद खुशखबरी देसी। बस तो ये ऐसी चीज़ें सुन-सुन के इवन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कई बार पेशेंट स्ट्रेस हमारे सामने आके रोने लग जाते हैं ओहो! कि अब घरवालों को क्या कहें, हुँ, इतना टाइम हो गया, हो नहीं रहा। हुँ, अब घरवाले पूछते हैं कि तुम रोज़ ही जा रहे हो, कितने चक्कर काटोगे? तो हुँ, ये हम अब इन्फर्टिलिटी है, कोई तो रीज़न है तभी तो वो हाँ, हॉस्पिटल आया, वरना आने की ज़रूरत ही क्या थी? और ऐसे अगर प्रेशर करेंगे तो वैसे ही मेंटल स्ट्रेस से इमोशनली अब कई बार होता है ना हुँ, पेशेंट 4 महीने 6 महीने ट्रीटमेंट ले रहा है, हुँ, नहीं हो रहा, फिर उसको हम काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि भई थोड़े दिन अब है ना 2 महीने आराम से बैठ जाओ घर पे। हुँ, कई बार ट्रीटमेंट एक बार छोड़ देते हैं हुँ, क्योंकि जब रोज़ आ रहा है हॉस्पिटल, ठीक जाँचें है, हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो कंटीन्यूअस स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस हर बिल्कुल। महीने उसको ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा, हुँ, होगा, हुँ, नहीं होगा, होगा, हुँ, नहीं होगा। तो फिर जब वो छोड़ देता है ना ट्रीटमेंट तो रिबाउंड इफ़ेक्ट आता है। ड्रग्स का भी रिबाउंड आता है, छोड़ते ही ओके, कई बार ओवरी ओवर एक्टिव हो जाती है हाँ, हाँ, और वो अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और हुँ, उसको हो जाता है। हुँ, कई बार हमने तो ऐसे भी देखा है केसेस कि कहाँ तो पेशेंट को आईवीएफ से कंसीव नहीं हुआ ओके, और फिर वो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया हाँ, कि भई हिम्मत छोड़ दी कि अब छोड़ आईवीएफ दी, से ही नहीं हो रहा। हाँ, बच्चा गोद ले लिया और हाँ, उसके पता चलता है कि 6 महीने बाद वो नॉर्मली कंसीव कर गई। ओके, अब तो वो ये कैसे हुआ? हाँ, वो ऐसे हुआ कि वो बच्चा घर में आ गया, थोड़ा माहौल चेंज हो गया, खुशी हो गई और बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चा एक छोटा बच्चा तो कितना आपको पॉज़िटिव हार्मोन्स रिलीज़ कराता है आपकी बॉडी में। तो सही बात उससे है। फिर वो क्या स्ट्रेस खत्म हो गया, स्ट्रेस रिलीज़ होते ही उसकी खुद की नॉर्मल हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो गई और वो हुँ, नॉर्मली कंसीव कर गई। हाँ, मैंने हाँ, कितने ऐसे पेशेंट्स की डिलीवरी कराई है कि जो हुँ, पहले आईवीएफ से हुए नहीं हुँ। और अडॉप्ट किया बेबी और फिर उसके बाद कंसीव कर गई। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो उन्हें चीज़ चाहिए थी उन्होंने वो चलो गोद लेके हाँ, वो फिर वो चीज़ उन्हें रिलैक्स हो मिल गई, वो जाते हैं। रिलैक्स हो गए। वो रिलैक्स जैसे ठीक है। स्ट्रेस हटा दिमाग हाँ, से और वो अपने आप कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जैसे प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए नॉर्मल कोई कपल हो या कैसे तो हुँ। आप उनको क्या बताते हो कि कौन-सा टाइम बेस्ट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? देखो इसमें सबसे बड़ा ये है रोल कि उसको साइकिल है कितने दिन का। ओके। जो एक फर्टाइल पीरियड होता है 1 हुँ, मंथ में, हुँ, वो उसके लिए उसका साइकिल देखना पड़ेगा। हुँ, जिनको एब्सोल्यूटली 28 डेज़ का साइकिल है, तो उसको तो हम ये कह सकते हैं कि 12th टू 16th डे आपको ओव्यूलेशन होगा, तो इन ओके। डेज़ में आप ध्यान रखो कॉन्टैक्ट का। हुँ, लेकिन जिसका साइकिल इर्रेगुलर है, ओके। जैसे सपोज़ किसी का 45 डेज़ का साइकिल है, हुँ, तो किसी भी फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन फिक्स हैं। हुँ। जैसे फर्स्ट हाफ लंबा हो एक सकता चीज़ है। यहाँ पे ओव्यूलेशन कुछ ऐसे होंगे ऑडियंस जिनको पता ही नहीं है कि एग बनना, ओव्यूलेशन जो एग बनता है, हुँ, जो कंसीव करने के लिए एग का बनना ज़रूरी होता है, हाँ, एग का फूटना ज़रूरी होता है, वो ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है। तो एग जो है फीमेल के अंदर एक एग सिर्फ़ 12 से 24 घंटे ही रह सकता है। 12 से 24 उस घंटे। 12 से 24 घंटे के बीच में अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ेशन हो गया तो हो गया, हुँ, उसके बाद फिर चाहे आगे-पीछे कभी भी हो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके। तो आपने ऐसे बताया 12 से 16 दिन 24 घंटे, 12 24 से अच्छा वो डेज़ हाँ, डेज़ डेज़ मैंने जो बताए हाँ, विंडो की। हुँ। वो विंडो की डेज़ कैसे बता रहे हो आप? जैसे कौन से डेज़ जैसे पीरियड का जो फर्स्ट डे है उसको फर्स्ट डे मानो, फर्स्ट फिर डे उसके बाद 12th डे से लेके 16th डे, 16 ये तो उनके लिए जिनका 28 से 30 दिन का का साइकिल है। सर्कल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी का साइकिल 45 डेज़ का है, ठीक है, तो 45 डेज़ वाले के लिए ये ओव्यूलेशन 12वें, 14वें, 16वें दिन पे ऐसे नहीं होगा। ओके, उसको आगे 45 डेज़ वाले को हो सकता है ओव्यूलेशन 30th डे तक जाके हो, क्योंकि ओके। बाद के 14 दिन फिक्स होंगे, ठीक है, शुरू का हाफ लंबा हो जाएगा उसमें। ओके, तो उनके लिए अलग है, ये तो नॉर्मल उसके लिए मतलब ये जो डेज़ हैं, ये रेगुलर साइकिल वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, बाकियों का कभी कुछ कह नहीं सकते। हुँ, हुँ, कह ना सकने का फिर आगे तरीका ये है कि भई या तो आप अल्ट्रासाउंड कराएँ, हुँ, हुँ, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि अब ठीक आपको है, एग बन रहा है, अदरवाइज़ घर पे देखें तो फिर उनको ब्रॉड विंडो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल।
और जैसे प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए इंटरकोर्स का कोई सही ऐसे है कि कोई सही पोजीशन होनी चाहिए या ये कुछ मैटर करता है? देखो इसके बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, हाँ। लेकिन ऐसे पोज़ीशन का तो ऐसा कोई ख़ास रोल नहीं है। हुँ। मैं इसमें कोई ज़्यादा नहीं मानूँ क्योंकि स्पर्म्स तो ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है। नहीं, ऐसे भी होता है ना कि ऐसे कहते हैं कि इंटरकोर्स करने के बाद कुछ देर लेटे रहो, जैसे एक करीना कपूर की मूवी भी आई थी गुड न्यूज़, तो हुँ। वो कंसीव करने के लिए ऐसे जैसे बस इंटरकोर्स किया और उसने पैर ऊपर उठा लिए हुँ, और वो हुँ। लेट रही है, तो वो एक मिथ है या क्या सच्चाई क्या है ये उसमें? थोड़ा तो मिथ ही है, हुँ, एज़ सच ऐसे करने की कोई नीड नहीं होती है। स्पर्म्स की जो स्पीड है वो बहुत होती है, वो हुँ, आराम से ट्रैवल कर जाते हैं, हुँ, बट उसमें कोई हार्म भी नहीं है देखो, अगर हुँ, 15-20 मिनट अगर कोई आफ्टर इंटरकोर्स अगर सेम पोज़ीशन में रह भी जाए, तो हुँ, उसमें क्या बुराई है? हुँ, ठीक है, थोड़ा-सा रिलैक्स ही रहेगी और तो क्या ही होना है। हुँ। हुँ। और जैसे अभी पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, अपनी सोसाइटी में है कि पीरियड्स के बारे में खुल के कोई बात नहीं करता। हुँ, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं ये शर्म की बात है या हुँ, इसको लोगों के सामने नहीं बोलना, हस्बैंड हुँ, के सामने भी अगर बोल रहे हो तो आस-पास आपके कोई होना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आजकल तो वैसे इतना नहीं रहा जहाँ तक मैं समझती हूँ, आजकल तो स्कूल्स में भी काफ़ी एजुकेशन देने लगे हैं, इवन छोटे बच्चों को भी बिफ़ोर पीरियड्स भी आजकल काउंसलिंग होने लगी है। पर ये गाँव में जो गाँव हैं हुँ। थोड़े, उनमें अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं, हाँ, जहाँ तो तक हमने इसके लिए देखा मैं है। कहूँगी कि पहले देखो ये स्कूल से ये शुरू होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो प्यूबर्टी वाली एज है, जब एक लड़की को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो हुँ, उस टाइम स्कूल में ही होती है। हुँ, तो स्कूल टीचर्स को पहले तो ज़रूर इस फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ के लिए उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। हुँ, क्लास में थोड़ा-सा इस चीज़ का उनको हुँ। पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। घर में मदर का भी देखो बहुत बड़ा हाथ बहुत है रोल इसमें, होता है इसमें कि भी। मदर उसको पहले से प्रिपेयर करे इस चीज़ के लिए। हुँ, और मेन तो एजुकेशन ही है कि हुँ। एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस आएगी, बिल्कुल। है ना? और जैसे कई बच्चियों के ऐसे होता है कि सही जा रहा है, कई गर्ल्स का ऐसा होता है कि सही पीरियड्स हो रहे हैं, बट कइयों में ऐसे इर्रेगुलर जा रहे होते हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और इसका कारण क्या है कि पीरियड्स इर्रेगुलर क्यों है? देखो पीरियड इर्रेगुलर के भी कई कारण हैं। हुँ, सबसे पहला तो ये है कि जब एक बच्ची को पीरियड आने शुरू होते हैं, हुँ, उसको तो हम मेनार्क बोलते हैं उसको, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं कि जैसे उसको स्टार्ट हुए, स्टार्ट तो हुए। उसमें थोड़ा ओव्यूलेशन एक बार डिस्टर्ब्ड ही होता है। शुरू-शुरू ओके। में जो साइकिल होते हैं वो हुँ, एनओव्यूलेटरी होते हैं, मीन्स ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता। ओके। तो वो इर्रेगुलर रहेंगे, कई हुँ, बार थोड़े-थोड़े दिन पे आते रहेंगे या लंबा टाइम चलेंगे, कुछ भी हुँ, इर्रेगुलरिटी हो सकती है। हुँ, उसके लिए कुछ भी करना नहीं होता, एक बार वेट एंड वॉच ही करना होता है, जस्ट जब ठीक है। पीरियड स्टार्ट होते हैं। ओके। क्योंकि इमीडिएटली हम उसको ऐसे कुछ थोड़ी हार्मोन्स पे डाल देंगे, थोड़ा हुँ, वेट ही करना है, बस हाँ, उसको हेल्दी डाइट देनी है, ओके। आयरन सप्लीमेंट ज़रूर देना है साथ में क्योंकि अगर उसको हेवी ब्लीडिंग चल रही है तो। हुँ, एक लिमिट तक ही हमें वॉच करना है, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे सोच लें कि हाँ, भई कुछ करना ही नहीं है, पेशेंट एनीमिक हो गई बहुत ज़्यादा, हुँ, ऐसी स्थिति तक तो नहीं वेट करना, लेकिन हुँ, हाँ, इतना है कि भई शुरू-शुरू में जैसे महीने में 2 बार हो 2 गए बार हो गया। या 25 दिन से आ गए या हुँ, 22 दिन से, तो उसको हम आयरन सप्लीमेंट दे के 4-5 महीने तक वेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उस बीच में उसको टेस्ट करते हैं ना, हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक चल रहा है, कोई ऐसा ना हो कि खून हुँ, की हुँ, कमी आ जाए। हुँ, डाइट अच्छी प्रोटीन रिच डाइट दो, आयरन दो, फिर उसके बाद भी नहीं सेट होगा तो हमें कुछ उसको हार्मोनल सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक एक है। तो ये कारण हुआ, उसके बाद की जो एज वाली बच्चे कह सकते हैं, हुँ, पीसीओडी हुँ, आजकल इतना कॉमन है, हुँ। स्कूल गोइंग बच्चे वही जो हम पहले बात कर रहे थे ये लाइफ़स्टाइल। जैसे पीसीओडी और पीसीओएस पहले तो ये क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर हाँ, करिए। पीसीओडी आजकल बताऊँ पेशेंट्स आते हैं ना, हुँ, पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं और हुँ, आते ही खुद बोलते हैं मुझे पीसीओडी है क्या? हुँ। मतलब वो उनको पीसीओडी आज पता नहीं है, बस आजकल नाम जुकाम, मिल गया खाँसी, उनको। कोल्ड कफ जैसी टर्म है आजकल पीसीओडी। पीसीओडी। हाँ, हर किसी को पीसीओडी तो पता है। हाँ। तो पीसीओडी एक पीसीओडी और पीसीओएस वैसे मोर और लेस सेम ही चीज़ है ओके, प्रैक्टिकली देखें तो। ओके। थ्योरेटिकली देखें तो पीसीओडी क्या है कि जैसे मेनली सिर्फ़ पीसीओडी को ले डिफ़ाइन करूँ, हुँ, तो ये है कि बस हार्मोनल इम्बैलेंस हुँ, जिससे एग सही ना बनना ओके। और उसके बाद उसकी वजह से इर्रेगुलर साइकिल हो जाने, हुँ, इनफर्टिलिटी हो जाना। ओके, पीसीओएस एक सिंड्रोम हो गई, जैसे पीसीओडी की तो फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, ओके, पीसीओएस इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। सिंड्रोम जब हम लेते हैं तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है वो। हुँ, अब जैसे पीसीओएस में क्या हम ले लेंगे कि ये सब तो है ही जो पीसीओडी का था बताया आपको, हुँ, हुँ, प्लस जैसे मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ जाना, ठीक है। जैसे कि चेहरे पे बाल आना बाल आ गए, या अच्छा, और बॉडी ये पे इसके अनवांटेड सिम्पटम्स हेयर हैं। आना। फिर ये है कि पीसीओडी की वजह से डायबिटीज़ हो जाना, ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मतलब ओके। मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो गई ना, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। सिंड्रोम कह दिया। ठीक है। ये है। ये इस मतलब सिम्पटम्स होते हैं इस चीज़ के जो आप बता रहे हो हुँ। कि फेस पे बाल आ जाना हाँ, और ये चीज़ें। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जैसे पीरियड्स की बात चल रही थी, तो उसमें ये है कि जैसे गर्ल का आपने बता दिया जिनका शुरू हो रहा है, हुँ, बट कुछ ऐसे होते हैं कि
35 से 50 के बीच की जो लेडीज़ हैं, उनमें हम्म, भी ये प्रॉब्लम काफ़ी है। जब पीरियड्स बिल्कुल। बंद होने के टाइम आता है, तो उनके ज़्यादा होती है वो चीज़ें। हम्म। और कइयों का ऐसे होता है कि बीच में उनको जैसे कहते हैं कि ऑपरेशन करवा लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो वो उस पे आप क्या बोलोगे? देखो, क्योंकि अब बहुत मैं इस बारे में ये इंटरप्ट कर रही हूँ हुँ, कि हुँ। ऑपरेशन करा लो तो ये हो गया कि जैसे अब 50 साल की एज में अगर किसी को हो रहा है, हुँ, हुँ। तो उसको और कोई अगर रीज़न नहीं है, जैसे हुँ, बच्चादानी में कोई रसौलियाँ नहीं है हुँ। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड नहीं है और सारे कारण आपने रूल आउट कर लिए, तब हम ठीक है। कह सकते हैं कि उसको डीयूबी है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ओके, मतलब विदाउट एनी कॉज़। विदाउट एनी कॉज़, तो ओके। उस केस में भी बच्चादानी निकालनी पड़ सकती है। कुछ हुँ, टाइम वेट कर लिया आपने, हुँ, 5-6 महीने वेट कर लिया, हार्मोन्स भी ज़्यादा नहीं दे सकते। हुँ। 50 साल की एज में प्रॉब्लम ये हाँ, आ जाती है कि हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं इस एज में, तो बिल्कुल। उनको फिर हमें बच्चादानी निकालने की सलाह देनी पड़ती है। हुँ, लेकिन हाँ, जैसे कि मान लो 30 से 40 की एज है, हुँ, उसको पीसीओडी है, तो हुँ, उसको हम पीसीओडी को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, हुँ। बजाए इसके कि हम ये कहें कि आप बच्चादानी निकलवा लो। ओके। क्योंकि बच्चादानी निकालने का मतलब है कि भई फिर हार्मोनल उसमें मेनोपॉज़ तो आ ही गया, हुँ, तो उसमें जो मेनोपॉज़ के साइड इफ़ेक्ट है वो तो आ ही जाएँगे। ठीक तो है। इससे अच्छा हम पीसीओडी को पहले ट्रीट करने की कोशिश करें ना, कारण तो हुँ, ओवरी में है, ओवरी में है, बिल्कुल सही। बच्चादानी ने क्या बिगाड़ा है? कुछ ये कहते हैं ना जैसे कि अच्छा मुझे नींद नहीं आई, मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं वो चीज़ सोच रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, तो उसकी वजह से भी है कि चलो 2 दिन पहले आप ठीक हुए हो, 2 दिन बाद आपको फिर से वही चीज़ हो रही है, तो वो मेंटली स्ट्रेस भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल करता है, तो उसी के लिए तो बोल रहे हैं कि हुँ। उसके लिए उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बजाए इसके कि कह दो सिर्फ़ बच्चादानी निकाल बच्चादानी दो, निकाल वो लो। नहीं होना चाहिए। ये मतलब सॉल्यूशन नहीं है हाँ। इसका? ठीक है। और जैसे अभी बेबी होता है किसी का, ठीक है, हुँ, तो उसके बाद भी कइयों का ऐसे होता है कि 3 मंथ उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, कइयों के 6-6 महीने निकल जाते हैं, इवन साल तक भी निकल जाता है। तो बिल्कुल। वो क्या है, नॉर्मल है या आफ्टर डिलीवरी? आफ्टर डिलीवरी? देखो, आफ्टर डिलीवरी तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, सबसे बड़ा उसी का काम है। हुँ, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ रहा होता है, हुँ। लैक्टेट कर रहे हो आप, दूध पिला रहे हो बच्चे को, हाँ। तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से हुँ, एग नहीं बन रहा होता, ठीक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता, ठीक फिर है। पीरियड नहीं आ रहे होते, हुँ, है ना? और हुँ। कभी-कभी फिर इर्रेगुलर भी हो जाते हैं, तो वही वाली इरेगुलर। बात जो मैंने यंग बच्चों में बताया, एनओव्यूलेशन हो जाता है, हुँ, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, हुँ, तो हुँ, फिर इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है। हुँ। कभी-कभी साल 2-2 साल पेशेंट्स को पीरियड नहीं आ रहे होते, अच्छा, तो वो क्योंकि नॉर्मल है अगर उनको नॉर्मल है, हाँ, लेकिन हुँ। उस बीच में भी आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि कब ओके, एग बन जाएगा कोई पता नहीं। ओके विदाउट यस, मतलब विदाउट पीरियड्स, पीरियड्स। यस, ये सबसे बड़ी होती है। कई बार पेशेंट आते हैं, हाँ, पता ही नहीं होता जी 5 महीने की प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि पहले 5 महीने से आ नहीं रहे थे, तो ठीक है। शुरू में तो वो 5-6 महीने टेस्ट करती रहती है, लेडी की भी हर महीने देखेगी, अच्छा हुँ, अच्छा नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलैक्स हो जाती है, ओके, कि भई मुझे तो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, तो नहीं हाँ, आ रहे हैं। नहीं आ रहे। फिर आगे 5 महीने और नहीं आते तो वो टेस्ट नहीं करती। हाँ, उसको लगता है कि पहले भी नहीं आ रहे थे तो अब कौन नॉर्मल है। बार-बार टेस्ट करे। फिर हुँ, पता चलता है कि जी जब कभी कोई लक्षण आए, कोई या हाँ, मूवमेंट पेट में फ़ील होने लग फ़ील गए, होने फिर आते हैं हमारे पास तो पता चलता है जी 5-6 महीने की प्रेगनेंसी है। तो हाँ, फिर उनको बड़ा शॉक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, तो वो उसमें चीज़ क्योंकि कब ओव्यूलेशन होके एग बन जाएगा कोई पता नहीं है, तो हाँ, आपको हमेशा प्रिकॉशन तो रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो आपको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज है, आप इस लाइन में हो। हुँ। तो अगर नॉर्मल कोई है कि चलो पीरियड्स ही हम तो ऐसे सोचते हैं ना कि पीरियड्स के बाद ही आप ये चीज़ें आज हो ही मैंने सकती एक हैं। पेशेंट देखी, उसके 7 महीने का बच्चा है, वो भी सिज़ेरियन से, ओके, और अब उसको 5 मंथ की प्रेगनेंसी है। ओह! 4 ऐसे मंथ्स की 4 मंथ्स की। ओके। तो वो इतना उसको मुझे काउंसलिंग करनी पड़ी, वो कहे कि नहीं मुझे तो अबॉर्ट ही करा दो, अबॉर्ट करा दो। इनका क्या 17 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, हाँ, उसको पता ही नहीं चला। हुँ। वो उसको बड़ी मुश्किल से उसको समझाया है कि भई अब इसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल, और ये बोट वाला भी आपने अभी टॉपिक ये निकला है तो इस पे भी बोलना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी टाइम से ये इनफर्टिलिटी का जो अपना टॉपिक था कि काफ़ी टाइम से किसी के बेबी हो ही नहीं रहा है, हुँ, ठीक है? बहुत मुश्किल से उसने कंसीव किया, हुँ, ठीक है? हुँ। ऑनगोइंग प्रोसेस था, उसकी डिलीवरी हुई, लड़की हो गई। तो इस पे भी आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो भी अच्छा हमने तो इतने पैसे वेस्ट कर दिए, हुँ, हुँ। इतना टाइम दिया और लड़की हो गई, क्या करेंगे लड़की का? ऐसा कुछ आपको फ़ील हुआ या एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का? नहीं, ऐसे तो काफ़ी है, देखो पता ही है आपको अपना हुँ, समाज। हुँ, लेकिन हाँ, ये है कि फिर भी ऐसा देखा है कि जो बहुत जो तरसने के बाद जिनको बेबी मिलता है ना, हुँ। उनमें फीमेल के लिए एक्सेप्टेंस है। मदर एक्सेप्ट कर लेती है बेबी हाँ, बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हाँ। बट जैसे सासू माँ हो गई, दादी हाँ, वो नानी दबी या जबान में तो आस-पास बोलते ही के हैं, हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी उनको ये लगता है कि चलो हुआ तो सही। हुआ तो लेकिन हाँ, सही। सेकंड टाइम किसी को फीमेल नहीं चाहिए अपनी हाँ, कल्चर में, ये बात तो पक्की है। हुँ, बहुत रेयर केस ऐसे देखे हैं कि जो सेकंड फीमेल पे जिन्होंने नसबंदी करवा ली हो। ओके। मतलब हालाँकि फिर भी दिखने लगे हैं आजकल ऐसे हुँ, केसेस, अब लेकिन तो हाँ, फिर फिर भी भी ये है थोड़ा कि एडवांस हो सेकंड गया है तो उनको ये है कि लड़का ही लड़का ही हो। हो। फिर ऐसे कितने पेशेंट आते हैं, हुँ, 4-4 सिज़ेरियन करवा रहे हैं इस हुँ, चक्कर में कि चौथा लड़का हो जाए, 3 हाँ, सिज़ेरियन हो गए। ये हमारी कल्चर ने
कुछ तो है ही ये कमियां तो। बिल्कुल। और ये फिर जैसे एक लड़की होगी, 2 होगी तो फिर वो इधर-उधर वही अंधविश्वास वाली बात कि इधर-उधर जाएँगे, भी हमें बिल्कुल। बस लड़का हो तो वैसे करवाएँगे। अगर वो ऑप्शन आज हाँ, भी हमारे तो जैसे भ्रूण का तो चेक होता ही नहीं है, हाँ। फिर भी वो इधर-उधर ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ केस आपके सामने आया है इस बारे में कि कोई चेक नहीं, करवा रहा हो? पूछते बहुत हैं। हाँ। जैसे लोगों को ऐसे लगता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें जो फ़िल्म लगाई होती है, हाँ, हाँ, हाँ। वो ये सोचते हैं कि इसमें दिख रहा होता है दिख सारा। रहा होता तो है। हमसे पूछते हैं, "आपको तो पता चलता ही है, आप बता नहीं रहे हो।" हाँ, हम कहते हैं, "नहीं भई, नहीं पता नहीं चलता पता हमारे को चलता। ऐसा।" तो हुँ। वो फिर कहते हैं, "ना बताओ तो क्या है, थाने पर तो ही है।" बस पर उनको समझाना थोड़ा-सो बड़ा का मुश्किल हिंट है। दे दो माने अभी कि है राजी हाँ। हुआ कि दुखी हुआ वही कि है। अब है हम जैसे कई बार ऐसे बोलते थे ना कि हाँ, बच्चा ठीक है, तो हम तो जनरली बोलते हैं बच्चा। बच्चा। अब बच्चा या बच्ची थोड़ी बोलेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। बच्चा एक कॉमन वर्ड है। वर्ड है। उनको ये लगता है अच्छा बच्चा बोल दिया तो लड़का है क्या? लड़का कई है। ने ऐसे सवाल भी पूछे हमसे। हाँ, तो ये मोस्टली मतलब अभी वैसे तो काफ़ी एडवांस हो गई है, हाँ। बट फिर भी कहीं न कहीं सोसाइटी में ये है कि जो घर का जो नाम है वो लड़का ही आगे लेके जाएगा, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, नहीं बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। जैसे कई बार कई-कई तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनके रूम में फिर जाने को मन नहीं करता। जैसे सेकंड या थर्ड फीमेल हो गई ना, हुँ, तो उनके रूम में ऐसे लगता है जैसे मातम छाया हुआ हो मातम छाया हो, और वो बिल्कुल। आँखें सुजाली होती हैं पेशेंट ने रो-रो के हुँ, क्योंकि जो आता है उसको ऐसे सांत्वना दे रहा है हाँ, कि कि कोई जैसे बात पता नहीं, नहीं क्या ही हो गया। क्या हो गया? चाहे वो फीमेल मदर जो है उसको इतना ना लग रहा होगा, हुँ, लेकिन वो आने वाले उसको रुला-रुला के जाते हैं। हुँ। और ये जैसे लड़का होना या लड़की होना, ये जैसे स्पर्म या जो आप बता रहे थे उसका उसके साथ क्या कनेक्शन होता है कि कैसे लड़की होती है, कैसा लड़का होता ये है? तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि हाँ, ना मैं तो चाहती हूँ कि सारी फीमेल्स को इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल। सारी फीमेल्स को नॉलेज हो जाए ना, हुँ, तो किसी फीमेल को कभी लड़का-लड़की के लिए सुनना ही ना पड़े। बिल्कुल। देखो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली तो मेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चा लड़का पैदा होगा कि लड़की। लड़की, क्योंकि ओके। फीमेल के भगवान ने जेनेटिकली क्रोमोसोम में 46 XX ही दिया है। एक्स हाँ, उसके ठीक पास है। मेल गुणसूत्र ही नहीं है। ओके, ठीक है। मेल क्रोमोसोम है ही नहीं। हाँ, मेल के एक्स और वाई दोनों हैं। एक्स और वाई दोनों, तो ओके। अब वो मेल का एक्स फीमेल की एक्स से मिला तो हुँ, लड़की पैदा हुई। ओके, फीमेल का एक्स मेल के वाई से मिला तो लड़का हुआ। ओके। तो ये तो मतलब अब वाई तो क्रोमोसोम है ही मेल के पास, हाँ, फीमेल के पास तो है ही दोनों एक्स। तो मतलब तो वो तो फीमेल्स का एक्स कोई अब उसका एक्स उसके एक्स से मिले कि उसका वाई उसके एक्स से मिले ये तो हाथ की बात है ही नहीं। बिल्कुल सही तो बात भई है। फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम गुणसूत्र ही नहीं है, हाँ, तो ये जबकि सुनना औरत को पड़ता है। कि हाँ, तूने अब लड़की पैदा करी है। वाई क्रोमोसोम आदमी के पास है, तो हाँ। वो उसका वाई एक्स से मैच होगा कि नहीं होगा इसमें उस लेडी की क्या गलती है? बिल्कुल, कि वो तो दे ही मुझे एक्स रहा है तो मैं कहाँ से लड़का लेके आऊँ, ये चीज़ है। है ना? तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई है हाँ, कि ये तो हाथ ही मतलब जेंट्स के हाथ में ही है कि तुम लड़का हाथ में तो चाहिए देखो प्रैक्टिकली तो किसी के ही नहीं है, बट वो बेसिकली लेकिन वैसे बता हाँ, दिया जाए। लेकिन ये है कि वैसे देखें तो हुँ, फीमेल का तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही हाँ, लाचार प्राणी है एक तरह बस से वही कि हम सुनते आ रहे कि हैं, भई उसके देखा तो है, हाथ में ही नहीं है लेकिन हाथ में सुनना नहीं है, उसी को पड़ता सुनना है। उसी को पड़ता है, बस वही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ऐसे बताने वाली कि हाँ, अभी हाथ में तो बंदे के ही है कि तुम एक्स दे रहे हो कि वाई दे रहे हो, वो हाँ, तुम्हारी स्पर्म पे है कि क्या काउंट हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। और जैसे ये पीसीओडी और पीसीओएस का है, तो जो ये जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो ईज़िली प्रेग्नेंट हो सकते हैं या उनको कुछ ट्रीटमेंट से गो थ्रू करना पड़ता है? देखो ना ये चांस की बात है, बहुत बार ऐसे पेशेंट देखे हैं कि टिपिकल पीसीओडी है पेशेंट को, हुँ, ऐसे ओवरवेट भी हैं हुँ, और मेल हार्मोन भी हमें दिख रहा होता है क्लिनिकली कि भई बहुत सारे अनवांटेड हेयर भी हुँ, हैं, लेकिन कई उनमें से बहुत आराम से कंसीव कर रही होती हैं, मतलब प्रेगनेंसी लेके आई होती है हमारे पास हुँ, और कई उनमें से ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो हुँ, ये इसमें अपन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भई पीसीओडी है तो उसको हो ही नहीं सकता, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, लेकिन मेन डिपेंड करता है, कइयों को पीसीओडी होते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हुँ, तरह की एग बनने की वगैरह ठीक है। और किसी-किसी को बहुत थोड़ा-सा जैसे हुँ, कोई 5 किलो ही ओवरवेट है और उसमें ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हुँ, कई ऐसे हैं कि बहुत ही ओवरवेट है तो हुँ, भी उनको नहीं हो रहा। तो ओके, आप किसी में ऐसे पत्थर की लकीर नहीं कर सकते कि भई पीसीओडी है तो इसको होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक और है। आजकल तो फिर पीसीओडी है, चाहे प्रॉब्लम है तो भी बहुत सारी ड्रग्स हैं ऐसी, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं ऐसी हुँ, कि जो आप दे सकते हो उनको। हुँ, उनके उसके रिस्पॉन्स भी मिलता है। फिर उसके बाद में और भी चीज़ें हम बताते हैं उनको कि जैसे लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, हुँ, एक्सरसाइज़, योगा, डाइट का बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी में। ओके डाइट का। और जैसे अभी आप वेट का बता रहे थे कि तो वेट का भी इसमें बहुत रोल है, अगर कोई हाँ। बहुत मोटा है या कोई बहुत पतला अब है? पीसीओडी 2 तरह के पेशेंट्स में होता है, पतले पेशेंट में भी होता है हुँ, पीसीओडी और ओबीज़ पेशेंट, मोटे पेशेंट में भी होता है। हुँ, लेकिन जो ओवरवेट है उनमें ट्रीट करना ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि उसमें सिर्फ़ वेट लॉस से ही रिस्पॉन्स आ जाता है। हुँ, जो ऑलरेडी पतला है वो क्या करेगा? उसको तो वेट लॉस तो करना ही नहीं है, वो तो पहले ही पतला है। हुँ, तो ओबेसिटी पर अपने एरिया में ज़्यादा ओबीज़ पेशेंट्स हैं जिनको हुँ। पीसीओडी की प्रॉब्लम है।
तो वही सब है उनको, डाइट, एक्सरसाइज, योगा। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट में क्या है, वही आजकल सभी जैसे जंक फूड और ये जंक चलता फूड। ही है। उनको हम बिल्कुल जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स मत लो, गेहूं की रोटी अवॉइड करो, ठीक है। और रेगुलर एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार वगैरह, इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पूरी एक्सरसाइज, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए उनको। ठीक है। और अभी जैसे पीरियड्स पे थी तो गाँव में या पहले गाँव में भी नहीं, शहर में भी अगर कोई लोग रह रहे हैं तो काफ़ी ऐसी सोच है लोगों की कि अगर किसी फीमेल को पीरियड्स आए हैं तो उसको रसोई में नहीं जाना है, या उसको अचार को नहीं छूना है, या स्विमिंग नहीं करनी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें उसको कहते हैं कि हाँ वहाँ नहीं जाना, मतलब पूजा भी नहीं करनी। तो ये ये तो क्या सब सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल होपलेस बातें हैं। इसका कोई रोल नहीं है। नहीं, ऐसे इसका कहते हैं तो मंदिर में नहीं जाएगा तो पाप हाँ, लग जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत बातें हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं है, हुँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ हुँ, भी नहीं है। अब अचार को क्यों हाथ आपके किसी भी दिन जरूरी थोड़ी है पीरियड्स, हुँ, अदरवाइज भी अगर आपके हाथ साफ नहीं है, आपके हाथों में कोई जर्म्स हैं, हुँ, आप उसको निकाल लोगे तो फंगस तो आ ही जाएगी। हुँ। ये पीरियड्स में ऐसा थोड़ी कुछ हो जाता है कि उससे कुछ हो जाएगा, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मंदिर में जाने से भी टोकते हैं। ये सब ऐसे, ये सब रीति रिवाज औरतों के ही बनाए हुए हैं, हुँ, और बिना ही बात, वो पहले बस किसी तरह से डिग्रेड करना था ना। हुँ, हुँ, हुँ। पुरुष प्रधान समाज था ना, कि भाई बिल्कुल, उनको हाँ, कहीं तो दिखाएंगे कि कहीं भाई तो कहाँ पर है ये, उसको औरत को किसी तरह नीचा दिखाने की ये उसी का ही बस एक वो चली आ रही है। अच्छा, फिर क्या हमें इतना डर होता है कि नहीं नहीं कहीं भगवान नाराज ना हो हाँ, जाए, बिल्कुल ये हम क्योंकि मन अशुद्ध हैं, ये है, तो हमें बचपन से ऐसे सिखाया हुआ होता सिखाया है। गया होता तो वो है। हमें भी डर हो जाता है, हाँ, कहते हैं ना कि अंदर से हमें एक वो डर बैठा दिया जाता है कि नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना। हुँ। तो और कोई लॉजिक वही नहीं है है, इसका। एजुकेशन की बात है। हम जब छोटे होते थे उसी से लेके हमें यही एजुकेशन दी है, तो वो हमारे मन में वैसे छप गई है कि ये नहीं है, जाना, इस नहीं ये वही लगाना। चीज है, जैसे नहीं होता कोई भी त्योहार कुछ होगा, हुँ, सिर नहीं धोना हाँ, है, औरतों के लिए ही सिर ना धोना वाले रीति रिवाज है, आदमियों हुँ, को कुछ नहीं है। कुछ नहीं अब है। इसका क्या लॉजिक है कि पुराने जमाने में होता था, ये शैम्पूज तो होते नहीं थे। हाँ, हाँ। अब इधर से तो भाई श्राद्ध है और है, तो भाई काम हो रहा होता है घर में, हुँ, इतनी पकवान बनने हैं। हुँ, वो औरतें अगर लस्सी और ये बिखेर के बैठ जाएंगी, सिर धोएंगी, जी, तो काम कैसे होगा? तो काम वो कैसे इसका होगा? ये भी रिवाज बना दिया कि सिर नहीं धोना जी सिर नहीं फलाने दिन। धोना, तो ये ठीक। सारी चीजें औरतों पे लागू होती हैं। हुँ। और जैसे शादी से पहले अगर किसी को इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो वो कोई सीरियस टॉपिक है, या उसको आगे प्रेगनेंसी में कैसे कोई दिक्कत आ सकती है इस चीज़ में? देखो, दिक्कत तो आ सकती है, वही वाली बात फिर वही कि हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर हो सकता है उसको। हुँ, तो बस वो कंसर्न उसको करना चाहिए कि वही हुँ, बात, शुरू में थोड़ा इरेगुलर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3-4 साल लगातार ऐसे हो गए कि रेगुलर ही चल रहे हैं, हुँ। तो फिर एक बार चेकअप तो बनता ही है। ठीक है। और लेडीज़ में ये भी देखा जाता है कि व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो क्या चीज़ होती है? और कई बार ऐसे कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया उसकी वज़ह से, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए, उसको एक्सप्लेन करिए आप कि क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? देखो, व्हाइट डिस्चार्ज को लेके भी ना बड़े मिथ हैं। हुँ, कई पेशेंट आते ही बोलते हैं कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। अब ल्यूकोरिया एक ऐसी टर्म है कि हुँ, मुझे लगता है हर कोई जानता है। हुँ, अब ल्यूकोरिया क्या है? मतलब व्हाइट डिस्चार्ज, हुँ, नॉर्मल डिस्चार्ज भी तो होता है, हुँ। लेकिन अनहेल्दी डिस्चार्ज एब्नॉर्मल बात है। एब्नॉर्मल, अभी ठीक है। नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज तो नेसेसरी है, वो तो ज़रूरी है, वो तो हुँ, होगा भी, वहाँ की पीएच को मेंटेन करने के लिए हुँ। नॉर्मल डिस्चार्ज तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए, चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई फाउल स्मेल आ रही है, कोई हुँ, खुजली है, कोई जलन है, हुँ, या बहुत एक्सेसिव है, येलो है, ग्रीन है, या दही जैसा कर्डी डिस्चार्ज है, तो ये हुँ, यीस्ट के, फंगस के डिस्चार्ज होते हैं, तो वो एब्नॉर्मल है। ठीक बाकी है। अदरवाइज़ नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ नहीं है, उसको उससे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, इससे कोई हाँ। बड़ा इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ। अगर किसी को जैसे आपने बताया कि कुछ ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ें हाँ, ये चीज़ें साथ में हो तब हुँ, उसको कोई ट्रीटमेंट की नीड है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं। और जैसे कई इमरजेंसी पिल्स लेते हैं प्रेगनेंसी में, तो हुँ। वो इनफर्टिलिटी को पे कितना असर डालती है? आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हाँ की जी, बात कर रहे हो, यस जो मैम। विदिन 72 आवर्स लोग हाँ। लेते हैं कई बार। हुँ, तो ऐसे तो सेफ होती है, लेकिन किसी-किसी में क्या होता है कि है तो हार्मोन की टैबलेट, फिर जब उसको लेके छोड़ते हैं तो वो विथड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। तो हुँ, विथड्रॉल ब्लीडिंग के बाद में कई टाइम तक साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है। अच्छा। तो बस बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होना चाहिए, हुँ, कभी-कभार चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप उसको एक वही बना लो कि हर दूसरे महीने आप ले रहे हो, तो वो हुँ, गलत होगा। ओके। एक चीज़ मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, क्या वो गायनी के पास आ सकती हैं? क्योंकि ऐसे होता है कि अगर वो आ रही हैं तो ऐसे थॉट रहता है कि अच्छा ये क्यों जा रही है, अनमैरिड है, हुँ, इसको क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है? तो हुँ। ऐसा है, या मतलब गायनी कंसल्टेशन जो है सिर्फ़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही होती है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ग अनमैरिड लड़कियाँ भी आनी आनी ही चाहिए अगर उन्हें कोई इश्यू है तो, हुँ, और आती भी हैं आजकल। ठीक है। आजकल ऐसा प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हुँ, काफ़ी अनमैरिड
लड़कियां आती हैं उनको कोई इशू होता है तो। हम्म, और अब तो अवेयरनेस बढ़ गई है कुछ तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चों को कोई हेजिटेशन है आने में, काफ़ी आते हैं। ठीक है। और एक ये टर्म सुनते हैं हम, पैप स्मीयर और ये पेल्विक एग्जामिनेशन, ये क्या चीज़ होती है मैम? और ये पेल्विक एग्जामिनेशन तो देखो, हम जो हमारे ओपीडी में हॉस्पिटल में पेशेंट आया, जैसे सपोज ब्लीडिंग का ही है, ठीक है। उसको जब हम इंटरनली चेक करते हैं वो पेल्विक एग्जामिनेशन कहलाता है। अच्छा, तो इंटर इंटरनल देखना ही पड़ता है कि अब जैसे ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग ठीक के है। कई बारी तो कोई कारण पहले से पता है, पेशेंट कह देगा रसौली है हाँ। कुछ है, तो भी हमें इंटरनल देखना पड़ता है। हम्म, क्योंकि कई बार बच्चेदानी का जो मुंह है उसके ऊपर कोई जख्म तो नहीं है, वहाँ कोई मांस तो नहीं बढ़ा हुआ, तो इंटरनल देखना ही पड़ता है। हाँ, पेल्विक एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी में भी करना पड़ता है, पेशेंट को कोई भी रीज़न है, ठीक है। पेन है तो देखना है कहीं बच्चेदानी का मुंह वीक तो नहीं है वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए इंटरनल देखना पड़ता है। पैप स्मीयर एक अलग चीज़ है। पैप स्मीयर एक शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, तो ये पैपी निकोलाउ स्मीयर कहते हैं इसको। ओके। ये बेसिकली जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसको रूल आउट करने की जांच होती है। ठीक है। ये तो ये अपने इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, ओके। क्योंकि अर्ली मैरिजेस, अब के सिनेरियो में तो नहीं, पर जो पहले से चला आ रहा है पहले उसमें से देखें चला रहा है उसमें। ज़्यादा बच्चे पैदा होना, बहुत सारी रीजंस हैं इसके, बहुत सारे कारण होते हैं कि क्यों हमारे इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है। ठीक है। फिर फीमेल जल्दी से आती नहीं है हॉस्पिटल अपनी हॉस्पिटल प्रॉब्लम लेके, और जब वो आती हैं तब तक एडवांस हो चुका होता है। तो बिल्कुल। पैप्स में बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है, इवन हर फीमेल को ही कराना चाहिए। ओके। मतलब एवरी 6 मंथ्स ऐसे, जब एटलीस्ट आप जब कम से कम 35 के बाद तो कहेंगे बहुत जरूरी है। कराना चाहिए। तो इसमें ये देख लेते हैं हम कि कोई बच्चेदानी के मुंह पे कोई जख्म तो नहीं है, ठीक और है। वो फिर स्मीयर लेके उसको जांच के लिए भेजते हैं, तो वो पैप स्मीयर कहलाता है। बच्चेदानी के मुंह से एक तरह से आम भाषा में बोले तो बोल देते हैं कि वहाँ का पानी लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो आप वहीं की वहीं उसको इलाज कर सकते हो, और वो आगे प्रॉब्लम नहीं देता। और लेकिन कैसे होता है मैम इसका इलाज? फिर कैसे अगर इलाज तो देखो डिपेंड करता है, अगर पैप स्मीयर की रिपोर्ट में आ गया कि आपको कैंसर है हैं? तो फिर तो आपको कैंसर इंस्टीट्यूट में जाना, हम वहाँ भेज देते हैं पेशेंट को। ठीक है। पर एटलीस्ट ये है ना कि हर एक जो प्रॉब्लम है पेशेंट को कैंसर नहीं होती, तो बस वही रूल आउट करना होता है कि आप कैंसर वाली स्थिति में हो कि नहीं हो। अभी तक आपके पास कोई केसेस आए हैं ऐसे जो ये चेक करवाने हो या ये हाँ, एग्जामिनेशन करवाया हो? हालांकि ऐसे चला के आने वाले तो बहुत कम परसेंटेज है कि जो आके कहें कि मुझे मैडम पैप स्मीयर कराना है। वो तो कोई बहुत कम एजुकेटेड आपके जैसे लोग होंगे तो कोई बहुत कम आते हैं। ठीक है। अदरवाइज तो वो कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे लगातार वाइट डिस्चार्ज किसी को चल रहा है, ठीक है। या किसी को इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होने लग गई, सबसे कॉमन Common जो चीज़ है। कंप्लेंट है जो पेशेंट लेके आता है, जिसके लिए हम पैप स्मीयर तुरंत करते हैं कि ये करना ही करना है इसमें तो। ठीक है। अभी आपने जैसे ब्लीडिंग की बात की है तो एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरे माइंड में कि लोगों की ये सोच थी, या हमने भी सुना है, काफ़ी लोग बात भी करते हैं इस बारे में, जैसे कि अगर हम इंटरकोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपकी ब्लीडिंग हो? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा एक मिथ तो ज़रूर है, हम्म, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाइमन और भी कारणों से रप्चर हो सकती है। ठीक है। कोई बहुत जैसे एथलेटिक्स में है, या ड्राइविंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जिम कर रहा है, तो वो वैसे भी रप्चर हो सकती है। तो वो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स से ही होनी चाहिए रप्चर। ठीक है। अभी हम जैसे इंटीमेट हाइजीन की बात करेंगे कि जैसे जो अपना वेजाइनल वॉश है, डोचिंग है, या स्मेल से जुड़े कुछ मिथ भी है, और इसके बारे में आप कैसे लोगों को एक्सप्लेन करोगे कि वेजाइनल वॉश कितनी ज़रूरी है और इंटीमेट हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है? वेजाइनल वॉश की बात करें ना, तो ऐसे ऐसे हमें कि साइकोपैथ की तरह नहीं लग जाना चाहिए कि भाई सारा टाइम आप दिन में 4 बार वेजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना हो, क्योंकि वहाँ पर यूज़फुल फ्लोरा भी होते हैं जो हमारे लिए, जो वेजाइना की नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया वहाँ ज़रूरी भी होते हैं। ठीक तो है। जब आप बहुत ज़्यादा बार वॉश करते रहोगे तो आप वहाँ से हेल्दी बैक्टीरिया भी तो हटा दोगे। तो जब हेल्दी बैक्टीरिया वहाँ से हटा दोगे तो वहाँ की पीएच तो डिसरप्ट हो ही जाएगी। तो जब पीएच डिस्टर्ब हो गई तो फिर उसके बाद ये वेजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक तो है। बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करना है, एटलीस्ट हाँ दिन में 1 डे इज़ सफिशिएंट। ठीक और है। बहुत ज़्यादा ऐसे रब करना या कोई डीओ वगैरह यूज़ करना, बहुत लेडीज़ पाउडर वाउडर वहाँ लगा लेती हैं, तो ये ओके। सब नहीं करना है। उल्टा ठीक है। ये और ज़्यादा वहाँ पर एरिया को अनहाइजीनिक करते हैं। ठीक है। और जैसे आपने पहले ये चीज़ बताई है कि वाईफ़ाई या लैपटॉप से जो स्पर्म हो उसकी कम हो जाती है, तो इसको आप थोड़ा डीप एक्सप्लेन कर सकते हो हमें कि जैसे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी हो गया या लैपटॉप जब अपने यहाँ रखते हैं, लैब पे रखते हैं, तो स्पर्म किस कैसे, मतलब इनकी कितनी होती है, काउंट कितने होते हैं इसके अंदर और कैसे कम हो जाते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन। देखो काउंट कितने होते हैं वो तो हम जब स्पर्म सीमन टेस्ट करते हैं ना, जैसे इनफर्टिलिटी का कपल है, आप उसी सिनेरियो की बात करोगे जी। ना,
तो जैसे इनफर्टिलिटी के लिए कोई आया तो हस्बैंड का जो सीमन टेस्ट करते हैं तो उसमें जो स्पर्म काउंट है आइडियली जैसे 50 to 120 मिलियन काउंट हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है। ठीक है, 40-30 भी होगा तो चलता है, लेकिन हाँ बहुत लेस देन 20 मिलियन है तो हम उसको सीवियरली लेस मानते हैं। ठीक है। तो एक तो काउंट हो गया, फिर मोटिलिटी। अब काउंट कई बार सही होता है लेकिन डेड ज़्यादा होते हैं और मोटाइल कम होते हैं, ठीक है। तो वो मोटिलिटी भी जरूरी है ना, स्पर्म तभी तो आगे जाएगा। मोटाइल ही नहीं होगा तो वो एंड तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है। तो वो मोटिलिटी जरूरी है, मतलब मोर देन 50% मोटाइल होने चाहिए आइडियली। तो ओके। ये जो ज़्यादा ओवर यूज ऑफ लैपटॉप या मोबाइल है तो वो वहाँ पर हीट पैदा करते हैं, बिल्कुल। और जो स्पर्म्स हैं वो हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होने की वजह से फिर वो धीरे धीरे स्पर्म्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, डेड ज़्यादा हो जाते हैं, अलाइव वाले कम रह जाते हैं। और एक जैसे ये टर्म होती है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग क्या चीज़ होती है? ये वही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, जैसे आजकल बैंक्स जो आईवीएफ करते हैं जहाँ पर, तो वो वहाँ पर ये जैसे कि सपोज मैंने बताया आपको पहले भी बात की थी कि कई बार टाइम से पहले अंडाशय काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं उसको। ओके। तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर अगर किसी लेडी में हो गया मीन्स उसको एग नहीं बन रहा। ओके। अब उसको कंसीव करना एग तो चाहिए, एग तो तो एग के चाहिए। लिए फिर कुछ जैसे फीमेल्स हैं वो अपना एग डोनेट कर देती हैं। ओके। तो वो एग डोनेट करके मतलब वो बैंक में वहाँ पर उसको स्टोर कर लिया जाता है। ओके, वो किसी और और का होता है तो किसी वो हम और को आईवीएफ, लेते। पर वो सिर्फ आईवीएफ के थ्रू यूज होगा और कोई ओके। प्रोसेस नहीं है। ठीक है। पर इसके लिए बहुत बड़े रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कानून है, तो वो सब आपको पहले गो थ्रू करके आपको प्रॉपर कंसेंट देना पड़ेगा कि आपको पता है कि हम किसी और का एग ले रहे हैं, और फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे फ्रोजन ही स्पर्म का है, स्पर्म स्पर्म फ्रीजिंग। डोनेशन का भी सेम हाँ। ही रूल है, वो स्पर्म्स वहाँ पर बैंक में आप रख सकते हैं। पर ठीक है। उसमें बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे सपोज अब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे स्पर्म आप डोनेशन से ले रहे हो, ठीक है। तो उसमें वो जो उसका एक्चुअल हस्बैंड है जिसका डोनेशन करके वहाँ रखा हुआ है ना, हाँ। उसका सब कुछ लिखा होता है उस पे, ब्लड ग्रुप, ओके। उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी ओके। हाइट, उसके ओके। बालों का कलर, उसके आईज का कलर, ताकि जिसको दे रहे हैं कल को समाज में उसको ये ना हो कि भी ये बच्चा तो तुम्हारा लगता ही नहीं है। हाँ, तो तो वो वो हम चूज। सेम सेम वाले को सेम डोनेशन में वो इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो जो मतलब ये भी होता है क्या, जैसे कोई आईवीएफ के थ्रू जाना चाहता है तो उसको मतलब पूछा जाए पहले कि आपको किस टाइप से चाहिए, जो आप बता रहे हो कि ये, या उसको वैसे डॉक्टर के थ्रू ही दिया जाता है? डॉक्टर के थ्रू ही दिया ठीक है। जाएगा, वो ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, ठीक है। जैसे जो एक्चुअल हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है, और ये सारी चीजें देखी जाएंगी। जैसे अभी न्यूज में भी हमने देखा था और कुछ जैसे रील्स भी चल रही थी, तो जैसे करीना कपूर का जो बड़ा बेटा है उसकी उसके बात हुई थी कि उसकी आईज के लिए भी कुछ इंजेक्शन दिए गए थे उसको अलग से, कि उसकी आईज ऐसी होनी चाहिए, उसके गाल ऐसे होने चाहिए। तो ऐसा ये सच है या मिथ ही है कि ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ये ऐसा इतना नहीं होता। ठीक है। नहीं, ये तो गलत है। ये गलत है। और करीना कपूर के तो फैमिली में ही आइस का कलर ग्रीन है, हाँ वो बट। जिधर से आती है हाँ उसका जो खानदान है। ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये तुम जैसे चाहो कि बाल ऐसे होने चाहिए, गाल ऐसे होने चाहिए, तो वो एक ऐसे कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि भी हाँ डोनर जिसका ले रहे हो हम्म। वो डोनर आप चलो ठीक है कि भी हम्म। वैसा बाई चांस भी आप कहो कि भी मेरी फैमिली में ऐसे है तो मुझे ऐसे चाहिए, तो वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले हाँ बात की। हाँ हाँ। लेकिन ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ द वे नहीं होता। ठीक है। और इसमें जो फ्रोजन एम्ब्रॉयज होते हैं या एग्स एम्ब्रियो, होते हैं, हाँ। हाँ, तो इसमें जो प्रेगनेंसी की जो सक्सेस रेट है वो कैसे होती है? हाई होती है या थोड़ी रिस्की हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं डिपेंड, वो ये नहीं डिपेंड करता कि हम्म। भाई सिर्फ फ्रोजन एम्ब्रियो लेने हम्म। से कोई सक्सेस रेट बढ़ती है। हम्म। सक्सेस रेट की तो वही सब चीज़ें, वही कारण वही रहेंगे कि अब वो आपकी बॉडी में जब इम्प्लांट करेंगे उसको यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो वो आपका खुद का हार्मोनल लेवल, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ये नहीं है कि भी फ्रोजन एम्ब्रियो है तो वो अच्छा होगा और नेचुरली बन रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उन्हीं के लिए है कि जब आपके एग नहीं काम कर रहे हैं, आप डोनर ले रहे हो तो। और या एक और भी बात है कि जैसे आईवीएफ में आजकल आईवीएफ सेंटर्स में ऐसे हो गया कि 3 साइकिल के लिए आपकी वो फ्रीज कर देते हैं एम्ब्रियो, आपका ही ठीक है। होगा जैसे, फ्रीज मतलब का टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइम के लिए फ्रीज करते बहुत हैं? कर मतलब रखने को तो 10 साल तक रख सकते हैं। ओके, इतना टाइम भी चलता है। और मिनिमम टाइम क्या होता है इसका? मिनिमम तो बता रही हूँ ना, जैसे हम्म। आईवीएफ करा आप जब जाते हैं तो हम्म। आपको आईवीएफ सेंटर वाले अपने प्रोटोकॉल्स बताते हैं। ठीक है। उसमें एक तो ये है कि आप सिर्फ एक ही साइकिल के लिए करना चाहते हो तो उसके अलग पैकेजेस होते हैं। ओके। आपने ये कहा कि वो जैसे, क्योंकि शुरू शुरू में जब आपके एग बना रहे हैं वो, अगर आपका खुद का एग है, पेशेंट का ही वही एग ले रहे हैं, तो उसको पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट से गो थ्रू होना पड़ता है, काफ़ी इंजेक्शंस लगते हैं उसको हार्मोन्स के, ठीक है। एग को बनवाने के लिए, बनवाने एग्स के को लिए। ना। फिर वो एग्स को रख लेते हैं, हम्म। फ्रीज कर लिए, तो उसमें अगर आपको एक ही साइकिल करना है
तो ठीक है, अब आपका लक है, अगर कंसीव कर लिया तो ठीक है, ठीक है। नहीं कंसीव किया तो दोबारा से फिर सारी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ओके। तो उसका दूसरा ऑप्शन वो ये देते हैं कि हम्म। आप अपने एम्ब्रियो को 3 साइकिल के लिए हम फ्रीज कर लेंगे। ठीक है। तो उसका थोड़ा पैकेज ज़्यादा होगा ठीक कि है। भाई आपका पहली बार में नहीं हुआ, हम्म। तो सेकंड टाइम आपको ये शुरुआत की प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है। वो तो आपका एग तो पड़े ही है, पड़े ही हैं, बस वो हाँ। अंदर ही छोड़ने ही है एक तरह से। ठीक तो है। वो आप उस पार्ट से बच जाते हो। हम्म। तो ये मतलब काफ़ी आईवीएफ में आजकल कॉमन प्रोसेस ये चल रही है कि उससे पेशेंट को थोड़ा ट्रॉमा कम होता है ना, ठीक है। वरना बार-बार वही बार सारा बार वही करो, वो चीजें। पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, करते हैं, तो हम्म। वो सब चीज़ों से वो बच जाता है। और जैसे ये एग और स्पर्म फ्रीजिंग है, इसके लिए कोई आइडियल एज है कि आप इस एज तक ये चीज करवा हाँ, सकते इंडिया में तो इसके है, एक्ट हैं? भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया में तो ये है कि 21 साल से लेके 50 साल तक की फीमेल का आप स्टोर कर ये सकते हो। आईवीएफ में हाँ, है। मतलब ये मतलब एम्ब्रियो भी प्रिज़र्व कर सकते हो या एग भी, हम्म। और मेल के लिए आई थिंक 55 है। ओके। और ये जैसे आपने अभी बताया कि इसके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो पैकेजेस आप इसके जैसे पैसों के बारे में बात कर रहे हो कि इतने में ये हो हाँ, जाएगा, भाई इतने। एक साइकिल के लिए कर रहे हो, देखो ये हॉस्पिटल कितना को भी मतलब कॉस्ट कितना महंगा पड़ेगा ना। पड़ता है, ये एक अगर नॉर्मल क्लाइंट आता है आपके पास, तो उसको कितना महंगा पड़ता है देखो ये? मेरे हॉस्पिटल में मैं तो आईवीएफ कर नहीं रही हूँ, हम्म। लेकिन जनरली जैसा पता है मुझे, तो हाँ। मैं वैसे बता सकती हूँ रफली। हम्म। सिंगल साइकिल का आई थिंक 1,02,000 20,000 या ऐसा ठीक लगभग है। लेते हैं, और मल्टीपल साइकिल के लिए फिर 1.5 हम्म। लाख और पौने 2 लाख और ऐसे हम्म। जाते हैं। और ये जैसे एथिकली या मेडिकली वैसे सेफ है अगर ये इस साइड में जाना चाहता है हाँ तो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसके आप जैसे अभी बता रहे थे 21 से 50, जैसे कोई और रूल रेगुलेशन इंडिया में आईवीएफ से, या कोई इससे रिलेटेड कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करके बताइए आपकी कैसे हो। देखो इसमें तो यही है, गवर्नमेंट के काफ़ी जैसे जो डोनर है या डोनर सीमन है, उसके लिए तो बहुत सारे हैं, बहुत हम्म। सारे कंसेंट फॉर्म्स होते हैं कि पूरा इन्फॉर्म्ड होता है, आपको पता होता है कि ठीक भाई ये है। डोनर है, कि कल को कोई ये नहीं कह सके कि डीएनए टेस्टिंग में तो ये बच्चा नहीं है, हमारा हम्म। नहीं है। और तो आप डोनर सामने आ सकते हैं ऐसा? नहीं, डोनर डोनर। की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। और वो डोनर भी एक ही बार डोनेट उसका यूज़ हो सकता है, मल्टीपल लोगों में डोनेट उसका यूज़ नहीं कर सकते आप मेडिकली। ओके, तो जो डोनर होगा उसका जो स्पर्म या काउंट जो भी आप बता रहे हो वो एक पे ही काउंट होगा बस? हाँ, मतलब वो एक पेशेंट को यूज़ होएगा वो। एक ऐसा पेशेंट नहीं को। है कि भई एक पर्सन के जो स्पर्म्स हैं वो आप मल्टीपल उसमें यूज़ करो। ओके, ठीक है, ये तो बहुत नॉलेज वाली बात पता चली हुँ, है कि सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं उसको। क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक चीज़ें ऐसी होती हैं ना, फिर वो हम्म। सोसाइटी में रन करेंगी ना। हम्म। और जैसे ये एलएच टेस्ट है, ये क्या चीज होती है? आप उस ओव्यूलेशन डिटेक्शन के लिए हाँ, बात कर रहे हो शायद। इनफर्टिलिटी में एलएच टेस्ट। देखो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ठीक है। उसमें जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, हम्म। उससे 24 से 36 घंटे पहले हम्म। एक एलएच हार्मोन जो होता है वो हम्म। एकदम से पीक करता है, उसको हम्म। एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक तो है। वो एलएच सर्ज को ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको घर पे कर सकते हैं? हाँ, वही बता रही हूँ ना, किट हम्म। आती है एक, जैसे आप ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, ओके, वैसे ही ऐसे है। ही है वो। ओके। तो उसमें वो 24 टू 36 आवर्स पहले वो जब एलएच पीक पे होगा, हम्म। तो उसमें 2 लाइन्स दिखाएगा। ठीक है। तो वो आपको एलएच सर्ज तो पता चल जाएगा, हम्म। लेकिन फिर भी आपको एग बना कि नहीं हम्म। बना, एग फूटा कि नहीं फूटा, इससे वो नहीं पता चलेगा। तो इसका सही टाइम और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते इंटरप्रिटेशन वही बात की, हैं? साइकिल कितना आपका दिनों का है। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 28 डेज़ का साइकिल है, 14th डे ओव्यूलेशन होगा, हम्म। तो आप थोड़ा पहले से करना शुरू कर दोगे टेस्ट। ठीक है। तो ये जो फिर वो पीसीओडी और पीसीओएस वाले जो पेशेंट है उनके लिए कैसे? उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको जब साइकिल रेगुलर नहीं है, तो आप कब हाँ। तक करते रहोगे? कोई पता ओके, नहीं है। तो ये नहीं तो कर उनके सकते। लिए फिर वही है कि हम्म। या तो करते रहो आप, कितना आप में पेशेंस है, हम्म। या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप ओव्यूलेशन चेक कराओ। और ये टेस्ट जो आईवीएफ और आईयूआई के थ्रू जाते हैं उनको भी करवाना पड़ता है कौन-सा? ये जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ? नहीं, नहीं, ऐसा ये हम थोड़ी करते हैं, ये तो घर पे कोई अपने आप ही कोई करना चाहे कि भई मैं डॉक्टर के पास क्यों अच्छा। जाऊँ, मैं पहले खुद ही देख लूँगी कि भई हम्म। मुझे ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो जैसे जो पढ़े-लिखे पेशेंट हैं, हम्म। सीधा नहीं आते हैं ना, वो कुछ टाइम तो ट्राई कर लेते हैं घर पे ही, बिल्कुल। तो वो ऐसे कर सकते हैं इन मेथड से, पर वो ये है कि श्योरिटी वाले नहीं होते, लेकिन हाँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। जैसे जो इंडिया में जो आईवीएफ के लिए जो रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर जो कपल है उनका कोई एज या मैरिटल स्टेटस का कोई फर्क पड़ता है? एज तो मैंने बताई अभी हाँ। आपको थोड़ी देर हाँ। पहले, हाँ। है ना? वही है, मैरिटल स्टेटस तो ये है अपने एक्ट में कि हम्म। मैरिड होने चाहिए,
इंडियन होना चाहिए, हम्म, और कुछ एक शायद एनआरआईज का भी है जो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके अलावा सिंगल वुमेन भी कर सकती है अच्छा, इसके सिंगल लिए। मदर्स भी कर सकती हैं हाँ, इंडिया में? विडो कर सकती है, ओके। डिवोर्स्ड कर सकती है, डोनर ओके। सीमन डोनर लेके। सीमन हाँ। लेके। ठीक है। और अभी जैसे पीछे हाल ही में जो सिद्धू मूसे वाला केस हुआ था, तो उनकी डेथ के बाद उनकी मदर ने जो कराया था जैसे आईवीएफ से, तो आप उस चीज को कैसे देखते हो कि एथिकली वो ठीक है, जैसे इतनी एज में अगर वो करवा रहे हैं, ऐसे वो देखो, सही है? इंडिया में तो हुआ नहीं है वो, हाँ। है ना, इंडिया में तो कानून ही नहीं है, इतनी नहीं एज है। में नहीं कर सकते। हम्म। आई थिंक कहीं आउट ऑफ इंडिया ही कराया था उन्होंने। ओके। और पर वैसे देखो, मेडिकली इतनी एज में मदर के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाई बीपी, शुगर, ये चीज़ें जब इतनी एज में होती है, प्रेगनेंसी तो आ जाती है हम्म। प्रेगनेंसी में। तो कानूनन देखें और मेडिकली देखें तो जस्टिफाइड नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाकी तो अब सोसाइटी में हुआ ही है, आपको तो पता ही है। हाँ। और बाकी डोनर ही लिया होगा उन्होंने, तो क्योंकि आई हाँ, तो 58 की एज में उनको अपना तो मिला ही नहीं मिला होगा। ही नहीं होगा तो अब 58। डोनर तो यंग का ही लिया होगा ऑफ हम्म। कोर्स, क्योंकि मत खुद का तो उस एज में एग नहीं मिला होगा। बट जैसे उनका बेबी हो गया तो वो रील्स चलती हैं तो लगता है कि सिमिलर जैसे सिद्धू मूसेवाला थे उनके जैसा ही लग रहा है वो बिल्कुल। तो ये इसमें आप क्या बताओगे, जैसे जो ऑडियंस देख रही है, तो वही बात जैसे करीना कपूर वाली मैंने आपको बताई कि हाँ, तो उनके मैं बेबी। वही बताना चाह रही हम्म। हूँ ना, अभी स्पर्म हस्बैंड का मिल गया होगा, हम्म। ठीक है। हाफ तो वो हो ही सकता है ना। ओके। ठीक है। और सिद्धू मूसेवाला को भी अपन देखें तो ज्यादा वो फादर से ही रिजेंबल करता हुआ फादर लगता है। से ही करता है, हाँ। तो फादर के अगर स्पर्म मिल गए होंगे हम्म। तो डोनर चाहे एग हो, हम्म। तो मे भी इस वजह से मिल रहा होगा। ठीक है। और कोई आप अपनी तरफ से कुछ मतलब सजेशन देना चाहते हो कोई कपल को, या कोई जो अनमैरिड गर्ल है, या कोई जैसे परेशान होती है, कई कईयों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो हम्म। फैमिली के ऐसे सोच भी हम्म। क्या सोचेंगे क्यों जाना, उन कपल को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। या जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनको आप हम्म। क्या सजेशन दोगे? और कोई अगर जैसे कोई बच्ची है जो अनमैरिड है, उसको हम्म। कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या कोई भी हम्म। उसको दिक्कत है, तो हम्म। आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं या हम्म। कॉलेज गोइंग हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको फ्री फील करना चाहिए। हम्म। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की एडवाइस लेने में झिझकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम को बढ़ाना कोई हल नहीं है। हम्म। इसको शेयर करना, अगर ठीक है मदर से नहीं है तो किस हम्म। ओपन इतना, तो सिस्टर, भाभी, किसी को भी लेके आ जाए, हम्म। हमसे शेयर करें तो इलाज हर चीज़ का हो जाता है। बिल्कुल। और जो मैरिड कपल हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हम्म। तो उनको मैं चाहूंगी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से पहले ही कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवा लें तो बहुत अच्छा रहता है। ओके। जैसे थायराइड स्टेटस का आपको पता हो पहले से। हम्म। और ठीक है, ट्रीटमेंट मत लो आप, हम्म। मतलब कम से कम 1 साल तो नॉर्मली ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है। 1 साल होने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि अब आपको कोई इलाज की जरूरत है। ठीक है। ऐसे नहीं, कहीं कहीं आते हैं कपल, शादी को 3 महीने हुए हैं जी, दवाई दे दो, तो वो भी गलत है। ठीक क्योंकि है। इतना अर्ली अभी शादी हुई है, आप अभी से ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ जाओ, हम्म। तो फिर आप स्ट्रेस में ही आ जाते हो। और मान लो आपने 3 महीने में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हम्म। और 3-4 महीने नहीं प्रेगनेंसी हुई, तो वो तो शुरू में ही स्ट्रेस में ही आ जाते हैं स्ट्रेस में आ कि और अब इलाज से भी नहीं हुआ, अब क्या करें। तो हम्म। एटलीस्ट 1 साल फ्री माइंड से ही ट्राई करें, फिर भी नहीं हो तो फिर ट्रीटमेंट हम कहेंगे कि उनको नीड है। ठीक और है। काउंसलिंग में जो मैं बात कर रही थी, उसमें जैसे थायराइड टेस्ट है, हम्म। वीडीआरएल हो गया, हम्म। टॉर्च टेस्ट है, ऐसे कई हम्म। सारे टेस्ट हैं जो पहले, शुगर स्टेटस का पता हो आपको, हम्म। तो ये सब पहले से हो जाए तो ठीक रहता है। कि कई बार कुछ जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, कई बार ये प्रेगनेंसी में बाद में पता ही नहीं चलता हम्म। और बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है, तो फिर इससे अच्छा पहले से टेस्टिंग हो जाए तो ठीक रहता है। फॉलिक एसिड है जो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स से बचाता है। ठीक है। कई बार वहाँ फॉलिक एसिड की कमी होती है, हमें पता ही नहीं होता। हम्म। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से अगर वो फीमेल फॉलिक एसिड डेली एक टैबलेट खाती रहे, ओके। तो अच्छा रहेगा उसके लिए, कि फर्स्ट 3 मंथ्स में भी चलेगी वो, और पहले से भी खा ले तो पूरा सप्लीमेंट उसका कवर हो जाता है। तो एटलीस्ट जो फॉलिक एसिड की कमी से जो डिफेक्ट्स आते हैं वो ना आए। ठीक है। और एक जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो डिलीवरी टाइम होता है, तो अभी तो फिर भी जैसे चेंजेस, वही बात है, हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सोसाइटी भी मॉडर्न हो रही है। तो पहले ऐसे होता था कि नहीं, बच्चा तो हमें नॉर्मल ही चाहिए, ठीक है, या नहीं, मतलब जो फीमेल खुद होती है वो ये सोचती है कि नहीं, मुझे ऑपरेशन से या सी सेक्शन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि नहीं, आप नॉर्मल की तरफ जाओ। तो वो क्या चीज़ है, मतलब उस पर आप क्या बोलना चाहोगे कि नॉर्मल ज़्यादा बेटर है या सी सेक्शन बेटर है?
देखो, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ना, मुझे लगता है कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या जिसके घर में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है वो ही सबसे ज्यादा समझ सकता है। मतलब ये हमारी दुखती रग है। हाँ, ये बिल्कुल वो ये जो डॉक्टर। चीज है ना, सच में हमारी दुखती रग है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस चीज के लिए हमें कितना सफर करना पड़ता है डेली। और मतलब ये हाइट है कि कई कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि दूसरा तीसरा महीना होगा, उनके घर वाले पूछते हैं क्या लगे थने नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाएगी। जाओगे, तो हाँ। आज ही कैसे बता देंगे हाँ, 9th मंथ तक क्या स्थिति रहने वाली है, क्या पता बिल्कुल, चलेगा। हाँ। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, पहले दिन से लगते हैं हमें मैडम को योगा बता दो, हुँ, एक्सरसाइज बता दो। हुँ, और जहाँ 9th मंथ शुरू होता है हुँ, कि वो मैडम नहीं सिजेरियन नहीं कराना है मुझे, तो हाँ, मतलब आजकल का सिनेरियो की बात कर रही हूँ, हुँ, क्योंकि सभी की टॉलरेंस पावर बड़ी कम हो गई। कम पहली हो बात गई तो है, सही है। टॉलरेंस इतनी कम है कि कई कई पेशेंट को तो आप टच ही नहीं कर सकते, हुँ, इतनी कम टॉलरेंस है कि आप टच करते हो वो 2 फुट पीछे भाग जाती है। हुँ, मतलब इतनी कम टॉलरेंस है। फिर हुँ, घर वालों की टॉलरेंस, हुँ, बच्चे आजकल बड़े पैम्पर्ड हो गए हैं, हमारे बिल्कुल, ईद के बच्चे भी देख लो हम हाँ, कैसे रखते हैं उनको। तो जैसे ही वो लेबर पेन में आती है तो हुँ, घर वाले कहते हैं दोरी ना करियो, हाँ। छोरी ने दोरी ना करियो, कि किया ना होवे पहली तो थे दोरी करो और फिर पेट पाट दो। तो हाँ, वो ऐसे ऐसे शब्द वो बोलते हैं। एक्चुअली डॉक्टर्स पे भी आ जाता है ना, जो मतलब लोग होते हैं वो ये बोलते हैं, बण तो जान करके ही ऑपरेशन करियो है, अभी हाँ, हो जावा नॉर्मल है, हाँ, लेकिन हाँ, रुपया लेने के चक्कर में आ हाँ। लोगां की और सोच है। जबकि हकीकत ये बताऊं तुम्हें हुँ, कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सिजेरियन डॉक्टर पैसे के लिए करते हैं, हुँ, एक्चुअली हमें एक नॉर्मल डिलीवरी कराने में एक सिजेरियन करने की तुलना में ज़्यादा फायदा होता है, इन द हुँ, सेंस हुँ, कि एक नॉर्मल डिलीवरी आपने कराया ना, उसकी फैमिली के 4 आपसे और जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो हम क्यों जानबूझ के सिजेरियन करना चाहेंगे। हुँ, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हुँ, सिजेरियन इंडिकेटेड है, मतलब बहुत ज़रूरी है, हुँ, लेकिन फिर भी हमें ऐसे लगता है भगवान इसकी किसी तरह नॉर्मल हो जाए। हुँ, मतलब हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन नहीं हो रही होते हैं। नहीं हो रही। लेकिन आप तो उसमें कल्प्रिट कहलाओगे ही, चाहे आपने हुँ, भले के लिए किया होगा। आप हुँ, किस-किस को एक्सप्लेन करने जाओगे कि भई ये हुँ, ज़रूरी था तो करना पड़ा या हुँ, ये कारण है। हुँ। तो ये चीज़ें तो हमारी दुखती रग है, मतलब नॉर्मल या सिजेरियन तो बस पूछो ही मत। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि कोई हुँ, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि या तो सारी नॉर्मल होए सारी या नॉर्मल, सारी सारी सिजेरियन होए, ये सिज़ेरियन। हमें लटका के छोड़ दिया बीच में। और अभी एक उसका मुझे नाम तो नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे सुना है मैंने कि जैसे नॉर्मल बच्चा हो सकता है विदाउट आपके जैसे दर्द नहीं होगे, ऐसा कुछ। पेनलेस डिलीवरी की बात पेनलेस कर रही हो। डिलीवरी, हाँ। देखो पेनलेस है ना, जैसे सिजेरियन में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता इंजेक्शन है, लगता है, वो इंजेक्शन लगता दर्द है। करता है मैडम? सिजेरियन में जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना, हुँ, वो दर्द नहीं करता है प्रैक्टिकली। देखो ठीक है। अब ये जो सिजेरियन में फीमेल को रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, हुँ, ये इंजेक्शन जेंट्स को भी तो लगता है जब उनका हर्निया, पाइल्स, ओह! हाँ, प्रोस्टेट ये सर्जरीज होती हैं, तो उनको सर्जरीज़ भी में, वही लगता है। ठीक है। कभी सुना है कोई आदमियों को कि भी कमर में दर्द कमर हुआ, में दर्द टीका हो, दर्द करता है। हाँ, क्योंकि पता नहीं है ना उनको कि वो सेम इंजेक्शन होता है, तो लेकिन फीमेल्स को ये कॉमन कंप्लेंट रहती है। हुँ, एक्चुअली वो टीका नहीं दर्द करता। जब प्रेगनेंसी होती है तो जैसे नॉर्मली हमारी रीढ़ की हड्डी अगर ऐसे है, ऐसी है, तो प्रेगनेंसी में वो ऐसे हो थोड़ी शेप ले लेती है, क्योंकि ओके, पेट जैसे आगे आता आगे है। आता है, तो रीढ़ ठीक है, की हड्डी की जब शेप थोड़ी बदल जाती है आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी निकल गया तो वो पूरी तरह से कई बार सीधी नहीं हो सीधी, पाती है। ठीक तो है, वो लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं उसको, उसकी वजह से वो स्पाइन में पेन रहता है। चाहे ओके, नॉर्मल डिलीवरी की लेडी को भी देख लो, वो भी बहुत बार कहेगी कमर दुखती है, तो उसके क्यों दुखती है। ठीक है, ऐसे। लेकिन एक ये मिथ तो है ही है, इन हुँ, टीका दुखता है, ठीक लेकिन है, टीका अगर दुख रहा होता, हुँ, अब तक वो बंद हो गया होता। साइंस में कोई चीज़ इतनी जो हार्मफुल है कि हुँ, इतना तकलीफ दे रही है लेडी को, तो हुँ, अब तक कुछ और आ जाता ना उसकी जगह पे। हुँ। यही है, चलो आपने मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी जो मिथ थे वो भी क्लियर करे हैं और मैं काफ़ी और बोल सकती हूँ, अभी तो मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप और बोल सकती हूँ, इतना ही बिल्कुल। एंडलेस टॉपिक्स हैं। बहुत ऐसे मिथ्स हैं, अभी कुछ जैसे रह गए हों और कुछ आपके मन में ऐसे हो कि ये भी बताना ज़रूरी है, ऑडियंस को इसके बारे में भी पता चलना चाहिए, या जो अब आगे कंसीव करने का सोच रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? या जो आप कह रहे हो कि बहुत लंबा बोल सकती हूँ, तो कुछ छोटा-सा आप उनको क्या डिस्क्राइब करोगे? बस मैं उनको यही डिस्क्राइब करूँगी कि एक तो रेगुलर चेकअप्स करें, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को रखें, हुँ, रेगुलर एक्सरसाइज़, हुँ, अपना लाइफ़स्टाइल, डाइट ये सब हेल्दी रखें और स्ट्रेस ना लें। ज़्यादा प्रेगनेंसी होने के बाद यूट्यूब तो बिल्कुल ना देखें, हुँ, क्योंकि आधी तो परेशानियाँ उससे होती हैं। उससे ही होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट आजकल कंसीव होते हुँ, ही वो फीमेल क्या अपने आप को दुनिया से अलग समझने लग जाती है। हुँ, उसको कंटिन्यूअस एक थॉट चलता रहता है कि आई एम प्रेग्नेंट, हुँ, कि मैं अब कुछ अलग हो गई हूँ। हुँ, तो वो कई पेशेंट पहले दिन से ऐसे पेट पे हाथ रख के आना शुरू करते हैं और हुँ। 9 मंथ्स वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो घर वाले भी बोलते हैं कि ये तो हाथ ही नहीं हटाती, मतलब उसके दिमाग से एक सेकंड ये बात निकलती नहीं है। तो हुँ, उसको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जीनी चाहिए ज़िंदगी। ठीक है, चेंजेस तो आएँगे ही प्रेगनेंसी में, लेकिन उसको
हर उसमें मतलब अपनी लाइफ को उससे हैम्पर नहीं करना। ठीक है। मेन मेरा मतलब कहने का ये है कि उसको नॉर्मल रूटीन की तरह लें, जो चेंजेस आते हैं उनको वैसे ही आने दें, लेकिन उसको आप स्ट्रेस के तौर पे ना लो कि भई अब आपको कोई बीमारी नहीं हो गई है। बिल्कुल। और जैसे अगर फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उसके बाद अगर कोई सेकंड बेबी प्लान कर रहा है, तो उसका क्या टाइम रहता है कि कितने टाइम बाद उसको प्लान करना चाहिए? देखो आइडियली तो ये है कि फर्स्ट बेबी स्कूल गोइंग हो जाए एटलीस्ट, हुँ, तो आपको डेवलपमेंट में भी आसानी रहती है। हुँ, बेबी को सेकंड बच्चा है, वो भी जब छोटा होता है तो आप बड़े बेबी पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट स्कूल गोइंग हो जाए, अपने काम वो खुद के खुद करने लग जाए। हुँ, मदर को भी थोड़ा-सा पहले लैक्टेशन दूध पिलाने वाला फ़ेज़ होता है, तो थोड़ी हुँ, वीकनेस तो आती ही है, तो वो बिल्कुल। उससे कवर अप होने में भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो 3 इयर्स तो गैप हो तो अच्छा ही है। ठीक है। अभी आपने जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की बात की है, तो एक आइडियल टाइम कितना होता है कि बेबी को जैसे ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, हुँ। तो वो कितना आइडियल टाइम होता है? कितने टाइम तक ठीक है? इसके बाद अगर अगर आपको हो भी रहा है, ब्रेस्ट फीड हो रही है, तो भी उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखो मुझे लगता है 1 से डेढ़ साल तो करना ही चाहिए, पर हाँ, ठीक है। उसके बाद नहीं। हुँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तो प्रैक्टिकली बात करूँ तो दूध छुड़ाना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वो बच्चे इतने ज़्यादा हाइपर और नॉटी हो जाते हैं कि हुँ, वो बड़ी मुश्किल से दूध छोड़ते हैं। हुँ, बहुत पेशेंट्स आती हैं प्रॉब्लम लेके। हुँ, दूसरा मेन क्या है कि जो दूध है इसमें आयरन नहीं होता। ठीक है। तो बेबी को अगर आप दूध ही दूध पिलाते जाओगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हुँ, वैसे ही हम 6 मंथ्स के बाद तो और चीज़ें शुरू करवा और ही चीज़ें देते हैं। शुरू कर तो देते हैं। लेकिन जब जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं कई बार वो इतना मदर के चिपकू होते हैं कि वो हुँ, सारा टाइम बस वो माँ का दूध ही पी रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल। दूध ही दूध पीते रहते हैं तो पेट तो उससे भर जाता है। हुँ, फिर वो खाना सीखते नहीं है। फिर वो और चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि एचबी कम हो जाता है उनका। हुँ। तो फिर वो साइकिल चलता रहता है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया। जितने क्वेश्चन्स मैं लेके इस चेयर पे बैठी थी, आपने फुली सैटिस्फाई किए हैं मेरे को। ऑडियंस को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन भरा ये हमारा शो रहा है आज का। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आगे भी हम ऐसा ही एक शो लेके आएँगे जिसमें आपको इतनी अच्छी, जिस बारे में आप जानना चाहोगे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सोनिका। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच।